बच्चों की भी आवाज़ आती है, यहाँ से बच्चों की आवाज़ नहीं आती है ओबीएस से। मेरे ऑडियो खोलने, समीर से बात करूँ ये जो है। हेलो। अरे समीर, मेरी ऑडियो आ रही है दोस्त तुमको? ये कह रहा हूँ, तुमने आज फिजिक्स की क्लास नहीं करी थी क्या? अच्छा, तुमने तुमने समीर मेरे पास सब्सक्रिप्शन लिया है इनऑर्गेनिक वाले पे? अरे अरे, चलो ऐड कराता हूँ तुम्हें अभी, ठीक है? क्लास के बाद में अभी ऐड करवाता हूँ तुमको। अभी करवाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी अभी मैसेज करता हूँ अभी। अभी ऐड कराता हूँ तुमको। इनऑर्गेनिक लवर्स में, ठीक है। फिजिक्स की क्लास करी आप लोगों ने? मजा आया फिजिक्स में? बढ़िया। जबरदस्त लगाना, मस्त लगाना एकदम। ए, बढ़िया बढ़िया। अब तुमको फील आ रहा है ना बीटेक वाला? बढ़िया। ए, फैन हो संदीप भाई के? अच्छा अच्छा, अरे अरे अरे, कोई नहीं। मतलब दोनों सही पढ़ाते हैं? बस तो है। अच्छा अच्छा, बढ़िया उसे। चलिए चलिए। मैथमेटिक्स में भी जितना जोन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा बढ़िया पढ़ाया जाए तुमको। ना ना ना, मैं जोन जोन वाइज मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? ना ना ना, आपको मैथ में दो टीचर्स पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, एक और टीचर पढ़ाएगा। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक और टीचर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएगा। फिजिक्स का कुछ छोटा। हम्म। हाँ, टाइम टेबल तुम्हें आज का टाइम टेबल समझ में नहीं आ रहा क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, बीच में लंच। तो ठीक है, मेरी क्लास के बाद में 6:30 से 7:30 के बाद में आध घंटे का लंच करा दूंगा, 7:30 से 8, 8 से फिजिक्स लगा लेना फिर अपनी, ठीक है? ठीक है, ये वाला करा दूंगा मैं तुम्हारा कल से। नहीं, मैं आज ही सबको ज्वाइन करा दूंगा अभी मैंने। मैथ्स की इसी टाइम पे हुआ करेगी, 10 से 11। ठीक है। इस तरीके से मैं टाइमिंग चेंज कर दूंगा। हम्म हम्म। अरे नहीं, इत ना 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 दोस्त, जो टाइमिंग है ना मेरी क्लास का रहेगा। ना ना, 5 बजे ऐसा है ना, क्लास करने के आने के बाद बीटेक से फिर इतनी एनर्जी नहीं होती कि 1 घंटे के अंदर तुम्हारी क्लास ही है, और तुम्हारे पास आने के लिए एनर्जी फुल होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो कंटेंट तुमको अच्छा दिया जाएगा, अदरवाइज तो फिर कंटेंट में पार्शियलिटी हो जाएगी दोस्त। समझ रहे हो? वरना फिर कंटेंट में पार्शियलिटी हो जाएगी। चलो स्टार्ट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि एएमयू बीटेक में जो मैथमेटिक्स है दोस्त, वो 50 मार्क्स का आता है। सबको पता है एएमयू में जो क्वेश्चन आएंगे, वो आपके पास में 50 क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपको ये है कि भैया मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं है, और मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आता कि आईआईटी के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा कैसे जाता है, एमए बीटेक के लिए, इनके लिए बड़े बड़े एग्जामों के लिए मैथमेटिक्स पढ़ने का पैटर्न क्या होता है हमारा, किस तरीके से हम आज अपना मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डिजाइन करें मैथमेटिक्स को ही पढ़ने का, कि अब एट द एंड जब हम साल के एंड में जाएं तो हमको एक चीज़ समझ में आए कि हाँ हमने ये पढ़ा था और इस तरीके से हम क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं बच्चे को सजेस्ट करता हूँ कि आप लिंकिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करो हमेशा पढ़ने के दौरान। पढ़ने के दौरान किसका यूज़ करना है? लिंकिंग प्रॉपर्टीज़ का। लिंकिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि आप पहले वो चैप्टर पढ़ो जो चैप्टर पूरे मैथमेटिक्स में यूज हो रहे हैं बाद में। मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और पता चला वो चैप्टर मैंने पढ़ाया ही नहीं जो हर बार यूज हो रहा है, तो मेरे हिसाब से जो लिंकिंग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, तो मैथमेटिक्स इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ने जाओ, सबसे पहले दिन आप जब आप मैथमेटिक्स पढ़ो, आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करो मैथमेटिक्स अपना। हम किससे स्टार्ट करेंगे अपना मैथमेटिक्स दोस्त? ट्रिग्नोमेट्री से। तो सबसे पहले जो हम बेसिक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का, वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला फेज, इसको मैं कहता हूं फेज नंबर 1, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? ट्रिग्नोमेट्री। मैं लिखता जाऊंगा आपके लिए कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है। इसको कह दो फेज 1। फेज 1 में मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में भी दोस्त फिर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे 4 बेसिकली चैप्टर।
सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हम लोग आज ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसी में तीसरा चैप्टर होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। और लास्ट चैप्टर होता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि आपको पता होगा पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आई कहां से है, मुझे बताओ। ट्रायंगल से ही तो आई है निकल के, है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री आई कहां से है? ट्रिगोनोमेट्री, ट्रायंगल की ज्योमेट्री। पहले फेज में आपको अगर कायदे में अगर पूरा मैथमेटिक्स दोस्त समझना है, जो बच्चे मेरे पास आते हैं कहते हैं भैया मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो मैं आपको बताऊं, मैं एक्चुअल में यार पहले मैथमेटिक्स का ही टीचर था। जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना भी स्टार्ट नहीं किया था, शायद उससे 3 साल पहले से मैं रेगुलर मैथमेटिक्स पढ़ाता था बच्चों को। मतलब केमिस्ट्री तो मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया है, पहले 3 साल मेरा रेगुलर कैरियर किसका रहा था? मैथमेटिक्स का। तो सबसे ज़्यादा टाइम अगर मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ पर इन्वेस्ट किया है तो वो मैथमेटिक्स पर इन्वेस्ट किया है। पहले आप कुछ टाइम पढ़ो, जब तुम कुछ टाइम पढ़ोगे तो तुम्हें खुद पता हो लग जाएगा कि हाँ इस आदमी ने वाकई अच्छी रिसर्च करी है मैथमेटिक्स के ऊपर। जब मैंने अपनी सारी चीज़ें पढ़ी, सारी चीज़ें पढ़ाई बच्चों को, उसके बाद में मैंने एनालिसिस किया कि अगर एक बच्चे को बढ़िया लेवल का मैथमेटिशियन बनाना है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, चाहे फिर वो IIT दे, चाहे एमए बीटेक दे, कोई भी एग्जाम दे XYZ, तो उस बच्चे को अपना मैथमेटिक्स इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि फेज 1 में उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी चाहिए। एक बार उसने ट्रिग्नोमेट्री दोस्त अगर पढ़ ली तो उसके बाद फिर वो पूरे मैथमेटिक्स को समझने में क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा वेरिएबल है जो पूरे मैथमेटिक्स में लगता है। आप मुझे बताओ, सीक्वेंस सीरीज है उसके अंदर मैं मैथमेटिक्स लगा सकता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम में मैथमेटिक्स लगा सकता हूँ, पूरा कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री पर बना हुआ है। पूरा कैलकुलस में क्या चल रहा है? पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ज्योमेट्री में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। सारी अलजेब्रा की यूनिट में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है? बाद में वेक्टर और वेक्टर 3D भी पढ़ोगे, वहाँ पे भी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल है। तो मतलब ये चैप्टर अगर आप आज कस लोगे तो क्या ये तुम्हारे मैथमेटिक्स को आसान बनाएंगे या नहीं? मुझे ये बताओ, क्या ये तुम्हारे मैथमेटिक्स को आसान बनाएगा? है कि नहीं? ये हमारे मैथमेटिक्स को आसान बना देगा। एक बार अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, तो मैं बच्चे से कहता हूँ दूसरे फेज में आपको एलजेब्रा पढ़ना चाहिए। दूसरे फेज में हमको क्या पढ़ना चाहिए? फेज नंबर 2 में, फेज नंबर 2 में जो हमको पढ़ना चाहिए वो हमको पढ़ना चाहिए अपना एलजेब्रा। ठीक है, दूसरे फेज में हमको क्या पढ़ना चाहिए? एलजेब्रा। अब एलजेब्रा के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं जो हमको पढ़ने हैं? तो एलजेब्रा के अंदर के मैं आपको चैप्टर दिखाता हूँ। एलजेब्रा के अंदर चैप्टर आते हैं दोस्त, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपनी सीक्वेंस एंड सीरीज से। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? AP, GP और HP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको पढ़ने के बाद अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको पढ़ने के बाद जो तीसरे नंबर का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, सारे चैप्टर अच्छे लेवल के पढ़ाऊंगा दोस्त। अगर आज आपको नहीं आता तो एक बार पढ़ना, आपको पढ़ने के साथ लगेगा कि हाँ सही जगह पर आया हूँ। एक बार आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, उसके बाद में जो अगला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा बाइनोमियल थ्योरम। वो क्या पढ़ाऊंगा? बाइनोमियल थ्योरम। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, जाते जाते लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये आपका पूरा का पूरा जो फेज रहेगा दोस्त, ये आपका फेज रहेगा एलजेब्रा का। कायदे से देखो पूरा का पूरा, ये पूरे के पूरे जो आपके 6 चैप्टर मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं, ये आपके चैप्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरे एलजेब्रा को। एक बार आपने कायदे से पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, एक बार आपने पूरी कायदे से एलजेब्रा पढ़ ली, इसके बाद में मैं बच्चे को चॉइस देता हूँ फेज नंबर 3 और फेज नंबर 4 को पढ़ने की, कि जिसको भी कहो बेटा उस वाले फेज को मैं आपको क्या कर दूँ? पढ़ा दूँ, जिस फेज को कहो। फेज नंबर 3 और 4 में आपके पास में चॉइस है। फेज नंबर 3 अगर मैं कैलकुलस को रखता हूँ, गौर से देखना,
अगर फेज नंबर थर्ड पे अगर मैं कैलकुलस रखता हूँ तो कैलकुलस थोड़ा सा लॉन्ग है। कैलकुलस अब फेज थर्ड और फेज फोर्थ दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, क्योंकि अगर मैं फेज थर्ड के चैप्टरों पे आ जाऊँ दोस्त, कि इसमें चैप्टर हम लोग कौन कौन से पढ़ेंगे कैलकुलस के अंदर, तो आपको पता है ये फेज थोड़ा सा बड़ा है रिलेटिवली। इसकी जो स्टार्टिंग करते हैं लोग, कैलकुलस की स्टार्टिंग करते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी से। याद करो इसी से तो करते हैं। मैं कैलकुलस उल्टा पढ़ाता हूँ बच्चों को। जब मैं कैलकुलस स्टार्ट करता हूँ तो मैं कैलकुलस स्टार्ट करता हूँ डिफरेंशिएशन से। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, बताइए भाई, डिफरेंशिएशन। क्योंकि अगर आप लिमिट में पीएचडी करना चाहते हो, लिमिट को एक अच्छे लेवल पे पढ़ना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं जेई मेन जेई एडवांस के सारे सवाल निकालूं, एमए बीटेक के सारे सवाल निकालूं, तो वो लिमिट के क्वेश्चन जो क्वालिटेटिव क्वेश्चन होते हैं लिमिट के, वो सब एल हॉस्पिटल से सॉल्व होते हैं। किससे सॉल्व होते हैं, एल हॉस्पिटल से। और एल हॉस्पिटल का यूज करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब जितना अच्छा लिमिट का सवाल होगा, क्या उसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होगा, तो मैं डिफरेंशिएशन को नीचे क्यों पढ़ूं, क्यों ना मैं पहले डिफरेंशिएशन ही पढ़ लूँ अच्छे से पूरा। क्योंकि एक बार अगर मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, उसके बाद ना तो मुझको लिमिट में दिक्कत आने वाली, गौर से सुनना, ना मुझे कंटिन्यूटी में दिक्कत आने वाली, ना मुझे कंटिन्यूटी में दिक्कत आने वाली, और इसी की एक और वैरायटी है, ना मुझे डिफरेंसिबिलिटी में दिक्कत आने वाली। बताइए भाई, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, क्या मुझे इन तीनों के तीनों में दिक्कत नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, अगर आपको केवल एक चीज अच्छे से आती है, वो है डिफरेंशिएशन। ठीक, अगर डिफरेंशिएशन आपका अच्छा है तो आपके कैलकुलस के दो जोन हैं, एक डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है तो अब इसके आगे की जितनी भी यूनिट मैं लिखूंगा वो आपको सब समझ में आएंगी। इसके बाद आती है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन दोस्त। अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में बहुत सारे चैप्टर्स आप लोगों ने सुने होंगे। स्टार्टिंग इसका जो होता है वो होता है एप्रॉक्स एंड एरर एंड एप्रॉक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको छोड़ दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा कभी क्वेश्चन आए ही नहीं है एमई बीटेक से, केवल मेन मेन बात करूं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केवल टेंजेंट और नॉर्मल से। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। बाकी मैं उन्हें भी पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत, उनको भी पढ़ाया जाएगा। अप्रोक्सीमेशन और एरर दोनों को मैं थोड़ा ढंग से पढ़ा दूंगा, अप्रोक्सीमेशन ही मान लो उस यूनिट को। टेंजेंट एंड नॉर्मल मेन मेन यही है। फिर आता है आपका इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, सही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और लास्ट लास्ट आता है आपका मैक्सिमा और मिनिमा, है कि नहीं? लास्ट आपका क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा। ये आपका पूरा डिफरेंशिएशन की पहली, कैलकुलस की पहला सेक्शन खत्म हुआ जिसका नाम था डिफरेंशिएशन। इसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी को समझने के लिए डिफरेंशिएशन, मैं आपको एक चीज़ बहुत कायदे में बताता हूँ दोस्त, आपको सुन के अच्छा लगेगा। मैं आपको मैथमेटिक्स इतना लिंक करके पढ़ना सिखाऊंगा आप लोगों को जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, कि अगर मैं छोटे मोटे चैप्टर या कुछ सेक्शन किसी टीचर से भी पढ़वाऊंगा ना, तो आप उसके साथ भी लिंक करना सीख जाओगे। और अगर वो टीचर ऐसा हुआ अनफॉर्चुनेटली जो लिंक करके नहीं पढ़ा रहा, तो कायदे के साथ कर रहा हूँ, आप खुद अपने आप से चीज़ों को लिंक करना सीख जाओगे। आप, ऐसा होता है ना, हर टीचर का एक अपना अलग एटीट्यूड होता है पढ़ाने का, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। सब लोगों ने अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया हुआ था चीज़ों पे, तो सबको ऑलमोस्ट अच्छे अमाउंट की नॉलेज, जो पढ़ाने आ रहा है उसे नॉलेज है। कभी भी ये मत सोचो, बस ये होता है कि आपकी किसके साथ में बॉन्डिंग बन रही है। हो सकता है आपकी मेरे साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही हो सकता है आपकी मेरे साथ में अच्छी बॉन्डिंग ना बन रही हो। कभी ये नहीं कि टीचर गलत है, टीचर सब अच्छे हैं और मार्केट में जितने भी लोग हैं सब बढ़िया काम कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि आपका किसके साथ में बॉन्ड बन जाए, और ऐसा कौन सा टीचर है यार जो आपको दिल से कनेक्ट कर ले पढ़ाने के दौरान, और आपको लगने लग जाए हाँ ये मुझे आदमी पूरा कंटेंट सिखा सकता है अच्छे से। ये पूरा पेशेंस के साथ में आप लोगों को पढ़ना है। अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया तो मैं आपको कीवर्ड बताता जाऊंगा हर चीज़ को पढ़ने का, ये सबसे, आप इसको पढ़ लो। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, आप मुझसे एक बार ये कह दो कि मुझे पूरे डिफरेंशिएशन पे पीएचडी अच्छे से, मैं कायदे के साथ कर रहा हूँ, इसमें से कोई भी यूनिट ऐसी हो जाए जिसका सवाल आपसे रुक जाए, आपको बताऊंगा ये की पॉइंट होते हैं। ऐसे ही जब आप दूसरा सेक्शन स्टार्ट करोगे, इसका दूसरा सेक्शन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है आपका इंटीग्रेशन। दूसरा सेक्शन क्या है इसका, इंटीग्रेशन। तो जब मैं पहले इनडेफिनेट, सबसे पहली यूनिट कौन सी है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, बोलो हाँ या ना। अब पता है मैं बच्चे से क्या कहता हूँ, मैं बच्चे से कहता हूँ जब इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, भाई दुनिया की जितनी मेहनत तुझे करनी है, जितनी मेहनत करनी है, इस पहले वाले चैप्टर में कर ले, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, सबसे पहले चैप्टर में। जो जो मैंने पहले चैप्टर मार्क करे उन पे स्टार लगा लो।
ये चैप्टर तुम्हें क्लियर, तो ये सारे के सारे बच्चे एक बार अगर आप ये कह दो ना कि मुझे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में पीएचडी है भैया, आप कहीं से किसी भी वेराइटी का इंटीग्रेशन मुझे दे दो, मैं चुटकियों में इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेता हूँ, तो कायदे के साथ मैं कहता हूँ ये पूरी यूनिट आप लोगों के लिए बच्चा हो गई। क्योंकि इसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। वो अगला चैप्टर कौन सा है आपका दोस्त? डेफिनेट इंटीग्रेशन। और वो बच्चा इसे आराम से कर सकता है जिसका इंडेफिनेट क्लियर है। क्वेश्चन कैसा भी हो, इनमें हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कैसा भी हो नीचे की यूनिट में, आप फंसोगे केवल इंटीग्रेशन की वैरायटीज पर, आप फंसोगे केवल इंटीग्रेशन की वैरायटी पर। और वो इंटीग्रेशन की वैरायटी का सॉल्यूशन आपको दिमाग में कहां से आएगा? इंडेफिनिट से आएगा। मतलब पढ़ तो डेफिनेट रहे हैं पर उसके अंदर क्या लग रहा है दोस्त? बिना कहे इंडेफिनेट लग रहा है। आप अटकोगे हमेशा इंडेफिनेट में, क्योंकि एक बार आपने इंडेफिनेट सॉल्व कर लिया तो डेफिनेट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। डेफिनेट में क्या है? बस लिमिट ही तो लगानी है आपको, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। तीसरा चैप्टर है इसका एरिया बाउंडेड। क्या हुआ? डेफिनेट इंटीग्रे क्या हुआ? अनिश्चित समापन जो है वो आपका हो गया इंडेफिनिट, ठीक है ना, हिंदी में अगर आप कहो तो जिस पर कोई भी लिमिट ना हो, इंडेफिनिट, अनिश्चित, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? एरिया बाउंडेड। और इसके बाद जो लास्ट यूनिट आपकी जी के अंदर बचती है, लास्ट यूनिट, वो बचती है डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट यूनिट इसके अंदर दोस्त कौन सी बचती है? इधर लिखता हूं मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपका इनडेफिनेट क्लियर, तो इनमें से किसी भी चैप्टर को समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे जैसे कह रहा हूँ, अगर आप कायदे में मैथमेटिक्स वैसा पढ़ लो ना, तो 50 में से 35 रोकने वाला कोई पैदा नहीं है ईएमई बीटेक के अंदर। तो मैं दुनिया के किसी एग्जाम की गारंटी नहीं ले रहा। जेई मेन के अंदर जाओगे, फोड़ के आओगे, ईएमई बीटेक के अंदर बैठोगे, 35 नंबर लाने का मतलब आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छे लेवल का मैथमेटिक्स है। ईएमई बीटेक के अंदर अगर आप 35+ अगर मैथमेटिक्स के अंदर दोस्त स्कोर कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका मैथमेटिक्स जो है वो एक अच्छे जोन का मैथमेटिक्स है। मेरी बात याद रखना, ये नहीं हवा में बातें कर दी 45 ले आऊँगा, 50 ले आऊँगा, आप 35 भी ले आए ना दोस्त, इसका मतलब मैं समझ जाऊँगा आप एक अच्छे लेवल के क्या हो, मैथमेटिशियन हो। पकड़ना सीखना कि अगर मुझे कैलकुलस अच्छी आती है, तो भैया ने कहा था डेफिनेट पे पीएचडी, डेफिनेशन डिफरेंशिएशन पे पीएचडी करनी है, और मुझे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पर पीएचडी करनी है। अगर मुझे ये सारे चैप्टर ही अच्छे से समझने हैं, तो मुझे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पर पीएचडी करनी है। बोलो हाँ या ना? जितनी ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको सिखा रहा हूँ दोस्त, कायदे में मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करूंगा, अगर आपने इतनी ट्रिग्नोमेट्री भी अगर अच्छे से पढ़ ली, अगर अच्छे से कायदे के साथ पढ़ ली, तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ इनमें से किसी भी चैप्टर में जब जब लिंक होगी, तब तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी को आए फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं आएगी। अगर मैं फेज नंबर 4 की बात करूं दोस्त, मैथमेटिक्स का फेज नंबर 4, तो फेज नंबर 4 के अंदर आता है आपकी ज्योमेट्री। फेज नंबर 4 के अंदर क्या आती है आपकी? ज्योमेट्री, ठीक है। फेज नंबर 4 के हम लोग अंदर पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गौर से सुनना, हम लोग स्टार्ट, ये फ्री के मार्क्स हैं, इसके आगे लिख लेना फ्री, हल्का सा लॉजिक, फ्री मार्क्स। एक्चुअल में तो मैं बताऊं, मेरे लिए तो सारे ही फ्री के लगते हैं, पर फिर भी कुछ जोन ऐसे होते हैं जहां पर मैं बच्चे के लिए कहता हूं कि अगर आपका थोड़ा सा आईक्यू लेवल अच्छा है ना, तो आप ज्योमेट्री की प्रॉब्लम को ना हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर ले जाओगे। मतलब ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, बहुत सिंपल मैनर है अगर आप सिस्टोमेटिक तरीके से पढ़ते हो। मुद्दा यह है, सारे आर्टिकल ज्योमेट्री के अंदर चलते हैं, आर्टिकल कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से सवाल आ रहा है, तो आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, सबके टेंजेंट आनी चाहिए, नॉर्मल आनी चाहिए, सर्कल पैराबोला को अगर मैं लिंक करूं तो लिंक करने के बाद कॉमन टेंजेंट के आनी चाहिए, कॉमन कॉर्ड के आने चाहिए, कॉमन सर्कल के आने चाहिए, एक दूसरे को मिलकर सर्कल करूं, पैराबोला करूं और लाइन लेके आऊं, तीनों का मिक्स वाला हूं, तो तुम्हें करने आने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, इलिप्स है तो इलिप्स और पैराबोला आपस में मिक्स होकर चलते हैं, इनकी प्रॉब्लम आनी चाहिए। मतलब अगर आप लिंक करके पढ़ोगे तो इनमें से कुछ भी हुआ नहीं है। और मैंने पूरी ज्योमेट्री दोस्त आर्टिकल बेस्ड कर रखी है, तो अगर आप आर्टिकल के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको कायदे में सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आर्टिकल से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं पढ़ना। तो ज्योमेट्री की जो स्टार्टिंग करोगे, सबसे पहला चैप्टर आप स्टार्टिंग करोगे स्ट्रेट लाइन से। किसको पढ़ोगे सबसे पहले? स्ट्रेट लाइन को। दूसरा आप पढ़ोगे सर्कल। स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल पढ़ाऊं? सर्कल पढ़ाते हैं चलो, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे पैराबोला। 5 चैप्टर हैं इसके अंदर, फिर पढ़ोगे आप इलिप्स, देखना। और फिर इसके बाद क्या पढ़ोगे आप लोग? हाइपरबोला।
अगर यहाँ से एएमयू बीटेक में अगर 7 से 8 सवाल अगर आते हैं तो मेरा हिसाब ये कहता है कि आपके 5 मार्क्स तो कंफर्म होने चाहिए दोस्त, 5 मार्क्स तो फ्री एकदम, जिन्हें आप ये कह दो पेपर में जाने से पहले हाँ 5 नंबर का मैथमेटिक्स तो मैं बिल्कुल आराम से अटेम्प्ट करूंगा। जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन आएगा मेरा, जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन आएगा उसे मैं कायदे के साथ में ये मार्क्स क्या करूंगा, गेन करूंगा। ठीक है, मार्क्स की तो मैं भी बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मुझे पूरा कंटेंट आपको सिखाना है। मार्क्स की बात तो बहुत बाद में करेंगे हम लोग, जब कहीं आगे जाएंगे। ये 4 फेज का मैथमेटिक्स आपका क्रीम मैथमेटिक्स है, जिसे कहते हैं क्रीम। 5वें फेज का भी मैथमेटिक्स आपका क्रीम है, और ये भी आपके सारे के सारे फ्री के मार्क्स हैं। फेज नंबर 5 कितने हैं? फेज नंबर 5 ये क्या है? आपके फ्री के मार्क्स हैं। कैसे फ्री के मार्क्स हैं भाई? बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, जिसे कहते हैं, आप गौर से देखना कैसे। इसमें आता है सबसे पहला चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वेक्टर एंड वेक्टर 3D। पूरा मार्क्स ये फेज पूरा मैंने फ्री फ्री का रख रखा है आप लोगों के लिए, वेक्टर और वेक्टर 3D। अगला है आपका प्रोबेबिलिटी। उसके बाद में है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद में क्या है दोस्त आपका? मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके अलावा कोई चैप्टर आपको ऐसा लग रहा है जो मैथमेटिक्स का रह गया हो, उसे इसी जोन में रख लेना। अगर आपको लगता हो कि कोई चैप्टर रह गया है, मेरे हिसाब से ये 5 जोन हैं दोस्त मैथमेटिक्स के, जो आपको कायदे के साथ में। हम्म सांख्यिकी प्रायिकता आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसमें स्टैटिक्स वगैरह एम बीटेक के अंदर कम आती है, अब तो शायद आना ही बंद हो गया है। अब तो शायद आना ही बंद हो गया है। अगर आएगा भी तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, याद रखना। अगर आपको लगेगा कि भैया स्टैटिक्स आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको स्टैटिक्स भी पढ़ा दूंगा। जहाँ तक मुझे पता है स्टैटिक्स अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये आपके 5 जून का मैथमेटिक्स है, जो दोस्त आपको मेरे साथ मिलके सीखना है। एक बार इस पे नज़र डाल लो। हम्म फंक्शन 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 इसी में आ जाएगा, कैलकुलस में। जब हम कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे तो फंक्शन को हम यहीं करें। अभी आपने कायदे में ना चैप्टरों का नाम ही नहीं सुना। जब आप फंक्शन बोले थे तो आपने ये नहीं कहा भैया सेट रिलेशन फंक्शन, ये क्यों नहीं पढ़ा? है कि नहीं? आप में से किसी ने भी मुझसे ये बोला ही नहीं कि भैया सेट रिलेशन और फंक्शन आप कहाँ पढ़ाओगे, है कि नहीं? अरे कहोगे या नहीं कहोगे? तो जब भी मैं कैलकुलस की स्टार्टिंग करूंगा, जब कैलकुलस की स्टार्टिंग करूंगा तो कैलकुलस की स्टार्टिंग के ऊपर ही लिख दूंगा कि दुनिया कैलकुलस कैसे पढ़ाती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कैलकुलस पढ़ाता हूँ सेट रिलेशन और फंक्शन से। क्योंकि कैलकुलस किस पे बनाया गया? फंक्शन पे बनाया गया। किस पे बनाया गया? फंक्शन। क्योंकि अगर आपको यहीं पे फंक्शन पढ़ाऊंगा और फंक्शंस के अंदर ही मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा दोस्त? ग्राफ। क्या पढ़ाऊंगा? ग्राफ। ठीक, मतलब जब आप एक मैथमेटिक्स के प्रॉपर लेक्चर देखोगे और प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ यार मैं मैथमेटिक्स अब ठीक ठाक तरीके से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि सबसे टफेस्ट पार्ट होता है आपका मैथमेटिक्स। इससे भी ज़्यादा टफ आपकी फिजिक्स होती है, पर फिजिक्स में क्या होता है, आपकी विजुअलाइजेशन वाला पार्ट होता है ना, तो आप चीज़ें कनेक्ट कर पाते हो कि गाड़ी इतनी वेलोसिटी से जा रही है कि एरोप्लेन, उसमें भी आप मैकेनिक्स वाले पार्ट में अच्छे से रिलेट कर पाते हो, है कि नहीं? जब आपकी स्टार्टिंग की फिजिक्स चलती है उसे आप बहुत रिलेट करते हो। मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, सर्कुलर है, फ्रिक्शन है, रोटेशन है, एसएचएम है, सेंटर ऑफ मास है। इस वाले पार्ट को आप बहुत इंजॉय करते हो, क्योंकि ये सारा का सारा पार्ट दोस्त कैसा होता है? हमारा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट होता है। पर इसके बाद जब हमारी वेव ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होती है तब हल्का हल्का सा बोरियत आने लग जाती है कि वहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट कम हो जाता है। वैसे पूरी फिजिक्स ही विजुअलाइजेशन वाली बात है, ऐसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिजिक्स के अंदर कि आपको विजुअलाइजेशन ना मिले। मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँगा, पर मैं इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थोड़ी नहीं बता रहा हूँ आपको, है कि नहीं? हम पढ़ ही तो रहे हैं कायदे में, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं। फिजिक्स में हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिखती है भाई। तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अच्छा एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, आप लोगों के कॉपरेशन पर डिपेंड करेगा। जितने भी पेड बच्चे हैं, आप जितना अच्छा कॉपरेट करोगे मैं उतना एडवांस लेवल का आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। अगर मुझे लगा ना कि आप मेंस के आर्टिकल में ही हिल हिलाने लग गए, मुझे पता चला आपका लेवल ही नहीं बन पा रहा है उन एडवांस के आर्टिकलों को पढ़ने का,
तभी मैं उसी केस में एडवांस वाले आर्टिकल छोड़ूंगा, वरना मैं हर चैप्टर में उस लेवल को टच कराऊंगा। अगर एवएम का लेवल बेटा बीटेक का ये है, तो कंटेंट का लेवल आपको यहाँ पे मिलेगा पूरा का पूरा, मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर। अब मैं इस तरीके के लेवल को कैसे किसी भी चैप्टर को जज कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अकेला ऐसा टीचर हूँ दोस्त जिसने लास्ट 2000 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन पीवाई की उसके दोस्त मैंने क्या करे हैं, सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, क्लासेस में कराए हैं। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो मैंने यूट्यूब पर ही अपलोड कर दी पूरी की पूरी पीवाई क्यूज़, सबसे पहले मैंने ही अपलोड करी थी यूट्यूब पे। जब कोई पीवाई क्यूज़ नहीं डालता था उस टाइम पर मैंने पूरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के 2001 से लेकर 2020 या 21 के आसपास मैंने अपलोड करे थे, सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए। मैं एक बार फिर वही सीरीज अभी बहुत जल्दी अगले 2-3 दिन में ही यूट्यूब पर पूरी स्टार्ट करूंगा। एएमयू बीटेक के सारे चैप्टर, जितने चैप्टर्स आपने देखे हैं इन सब के 2000 से लेकर 2023 तक के, दोस्त मेरी बात सुनना, 2001 से लेकर 2023 तक के सारे पीवाई क्यूज आपको हर चैप्टर वाइज मिलेंगे, सारे के सारे। कैसे मिलेंगे? चैप्टर वाइज सारे सॉल्व करा के डालूंगा। यूट्यूब पर बाद में आएंगे ये, पेड वाले बच्चों के पास पहले ही ऐप में अपलोड हो जाएंगे ये, ठीक है नहीं? यूट्यूब पर तो बाद में आएंगे, 10 दिन बाद कोई वीडियो डाल दी, 5 दिन बाद कोई वीडियो डाल दी, कुछ इस तरीके से यूट्यूब पे मिलेंगे तुम्हें। पर आप लोगों को जो जो चैप्टर खत्म होते जाएंगे उससे पहले कहीं आपको सारे के सारे पीवाई क्यूज चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। वो सब ऐप में पीडीएफ आप में अपलोड हो ना, आपने देखा होगा कि आपको सारी चैप्टर वाइज पीवाई क्यूज मिल जाते हैं वहाँ पे। हमको केवल क्या करने हैं, अब उनके वीडियो सॉल्यूशंस करने हैं। तो क्या आप लोगों के दिमाग में एक रोड मैप क्लियर हुआ कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना कैसे है? मुझे बताओ, है कि नहीं? सबसे पहला काम क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं। आंख बंद करके मैं आया और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मैं आया एट रैंडम और मैंने आंख बंद करी और मैंने आपको केवल जस्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो मैं नहीं समझता वो पढ़ाना कोई पढ़ाना हुआ। क्योंकि आप जो चीज़ बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो, सबसे पहले उसको एक रोड मैप तो बता दो यार, इंट्रोडक्शंस तो दे दो कि आखिर हम लोग करने क्या वाले हैं अगले 7-8 महीने। हम अगले 7-8 महीने इन्हीं को तो पढ़ने वाले हैं दोस्त, है कि नहीं? इसको पढ़ने वाले हैं और इसको पढ़ने वाले हैं। अब बच्चे के दिमाग में क्लियर है कि अभी हम यहाँ चल रहे हैं। बच्चे को बताया जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ अभी हम फेज 1 में चल रहे हैं, अभी हमको ऐसे 4 फेज और पढ़ने हैं, है कि नहीं? तो आपके दिमाग में क्या क्लियर रहेगा कि अभी मैं पढ़ने आया हूँ फेज 1, अभी इसके बाद में भैया ने कहा था मुझे 4 फेज और पढ़ने हैं। आप इनमें से कायदे के साथ कर रहा हूँ, आप इनमें से पहले 3 फेज ही अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, अभी मैं आपको बता नहीं रहा, अभी आपके पास में पूरा साल है। अगर आप मुझसे एंड में भी आके कभी जुड़ते हो मेरी वीडियो देख के, तब भी मैं आपको गाइड करूंगा कि आप इनमें से कोई 3 फेज भी कायदे के साथ में मुझसे पढ़ लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ दोस्त कह रहा हूँ कि आपके 25 मार्क्स कहीं नहीं गए, आपके 25 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है? अगर आप लोग कायदे के साथ में कोई भी 3 फेज अगर मैथमेटिक्स के कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके 25 प्लस मार्क्स दोस्त क्या है, कंफर्म। अगर आप 4 फेज क्लियर कर लेते हो, 4 फेज का मैथमेटिक्स अगर आप इस तरीके से सजा लेते हो कि भैया जैसे आपने कायदे से हमें बताया ये चारों फेज, तो मैं कह रहा हूँ आप 35 प्लस मार्क्स क्या करोगे, आसानी से गेन करोगे। इनको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। पर बात क्या है कि कायदे से पढ़े हुए होने चाहिए। कायदे से पढ़े होने का क्या मतलब है, आप मुझे बताओ। कायदे से पढ़ने के केवल 3 सेंस हैं। सबसे पहला सेंस कहता है कि आपने प्रॉपरली सारे लेक्चर्स पढ़े हों। इनको सबको 35 लाने का कितना है, 3 स्टेप में आपको अपनी पढ़ाई पढ़नी है। कितने स्टेप्स में अपनी लर्निंग रखनी है? लर्निंग की जो स्टेप रखनी है दोस्त, वो आपको रखनी है 3 मेथड में। सबसे पहला मेथड क्या रखना है, रेगुलर क्लास, और छूट जाए तो रिकॉर्डेड। कि भैया मुझे रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, और मुझे अगर मैं अनफॉर्चुनेटली किसी दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, मैं क्लासेस नहीं कर पाया, तो मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। साथ के साथ मैं आपके हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा खुद से। मेरी बात सुन, ये मेहनत आज करिए, आपको हमेशा काम आएगी। हैंड रिटन नोट्स, आप मुझे लेक्चर्स की पीडीएफ दोगे, मैं कायदे के साथ में वो पीडीएफ बनाऊंगा। क्योंकि आप जब भी चैप्टर पढ़ाओगे, मैंने क्या कह दिया, मेरे जितने भी पेड बच्चे हैं, मुझे हर बच्चे का जो असाइनमेंट है, जो मैं असाइनमेंट क्रिएट करूंगा, मुझे वो असाइनमेंट अपने क्लास के नोट्स उस बच्चे के खुद लिखे हुए हाथ के चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए मुझे उसके। अगर वो लिखेगा तभी मैं समझ पाऊंगा कि इसने कायदे से मेरी वीडियो देखी है और फिर कायदे से कॉपी पे नोट किया है उसने। हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। तीसरा काम है दोस्त आपका डीपीपी सॉल्व करना। डीपीपी मैं इनको एक ही में रखता हूं, डीपीपी एंड पीवाईक्यूज, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन वाला पार्ट। अगर आपने ये 3 फेज दोस्त कायदे में अगर लर्निंग करी है, अगर इन 3 फेज से हर चैप्टर कंप्लीट किया है, जो मैंने डीपीपी दे दी वो डीपीपी सॉल्व करी है, और एएमयू बीटेक के सारे पीवाईक्यू चैप्टर वाइज पढ़े हैं, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं अब आप इस लायक हो कि अब आप अपने आप को जज कर सकते हो। अब आप इस लायक हो, एक सेकंड, कि अब आप अपने आप को क्या कर सकते हो,
जज कर सकते हो। ठीक है, जज कर सकते हो मतलब अब आप अपने आप को आंक सकते हो कि मैं किस लेवल पर चल रहा हूँ। क्या मेरी सारी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? मैं पहले दिन से ही बता रहा हूँ आपको। और दोस्त, जब भी आप रेगुलर क्लासेस करने के बाद हैंड रिटन नोट्स बनाओ तो इसके बाद ब्रैकेट में लिखना कम से कम 20 टाइम्स अपने ही नोट्स रिवाइज करने हैं आपको। किसके? क्लास नोट्स के। क्योंकि दोस्त, जब मैं क्लास का लेक्चर आपको दे रहा हूँ तो आपको शायद ना पता हो, कम से कम 5 बुकों का मैं आपको कलेक्शन दे रहा हूँ। मतलब 3 से 4 बुक मैं पढ़ता हूँ और 5 में आपका पीवाईक्यूज हो गया। जिन 4-5 बुकों को पढ़ने के बाद हम लोगों ने अपने लेक्चर डिजाइन करे हैं, उन लेक्चरों में प्रॉब्लम डिजाइन करी है कि ये प्रॉब्लम मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो प्रॉब्लम आपको क्या करनी है, कायदे के साथ में सॉल्व करनी है। तो जो लेक्चर है ना, वो 3-4 बुकों का कलेक्शन है। तो मैं कहता हूँ बच्चे से, जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो लेक्चर कम से कम 20 टाइम्स आपका रिवाइज होना चाहिए, कि कल को एएमयू बीटेक का अगर क्वेश्चन आ जाए ना आपके पेपर में मेरे लेक्चर का, तो आप सॉल्यूशन ना करो यार, कम से कम डायरेक्ट देखते ही टिक लगाओ। इस लेवल का आपका रिवीजन होना चाहिए, है कि नहीं? अगर वो क्वेश्चन हल्के लेवल का आ रहा है, सरफेस वाला आ रहा है, कैलकुलेशन वाला भी आ रहा है, तो आपका हाथ ना रोके, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो मेरी कॉपी की कि अगर वो उस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस लेवल पे ही उसे टच करके आओ। ठीक है, ये था आपका पूरा मैथमेटिक्स का क्या, इंट्रोडक्शन। अब इसके हिसाब से हम आज अपना कौन सा फेज स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना फेज नंबर 1। और फेज नंबर 1 में क्या? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, है कि नहीं? एक बार मैं स्टार्ट करने से पहले आपकी कुछ बेसिक क्वेरीज लेना चाहूंगा। आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत कहाँ आती है? आप लोगों को सबसे ज़्यादा देखता हूँ स्ट्रगल करते हो कैलकुलस में, ओके। और एलजेब्रा में दिक्कत आती है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मुझे कैलकुलस में दिक्कत आती है, कुछ बच्चे कह रहे हैं मुझे एलजेब्रा में दिक्कत आती है, और कैलकुलस के बाद थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आती है। मतलब ले दे के अगर कहूँ तो आपके मेरे पास में जो बच्चों का, स्टूडेंटों का कलेक्शन है वो मिक्सचर है, कुछ को ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ को कैलकुलस में, कुछ की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है। अच्छा, जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं कहा, कैलकुलस कैलकुलस कहा है, तो मुझे थोड़ा सा शौक है, क्योंकि कैलकुलस में तो आधे से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री है यार, है कि नहीं? कैलकुलस स्टार्ट कहाँ से होती है यार? ट्रिग्नोमेट्री से। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छी है दोस्त, अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो आपकी बहुत सारी तो कैलकुलस ऑटोमेटिक अच्छी है। और बताऊं मैं आपको, आप कहोगे कि भैया स्टार्टिंग में से करें, मैं चैलेंज के साथ कराऊंगा यार। जिस बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है उसका 50% मैथमेटिक्स अच्छा है यार, 50% मैथमेटिक्स अच्छा है। मैं चीज़ों को बहुत बारीकी से जज करता हूँ, मेरी बात कायदे से सुनना दोस्त। मैं चीज़ों को बहुत बारीकी से जज करता हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करता हूँ, चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, उसके बाद में ही मैं बच्चे के सामने कुछ बोलता हूँ। तो जब बच्चा स्टार्टिंग में आता है तब बच्चे को ऐसा फील होता है कि ये स्टार्ट, मैं पता चीज़ों को बहुत बारीकी से एनालाइज करता हूँ। और मैं यही सोचता हूँ कि जो मेरे पास बच्चा आया हुआ है ना, वो बारीकी से एनालाइज करे। पहले यूट्यूब पे कोई बोलता ही नहीं था कि 34 मार्क्स की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आते हैं, ऐसे पढ़ लो। और तुम्हें बताऊँ, जब मैं अलीगढ़ में आया तो मैंने अलीगढ़ में आके कोचिंगों का सिस्टम देखा। मैंने क्या कहा, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, पर जो चीज़ें जज करी ना यार, वो बड़ी नेगेटिव थी। मैंने पता है यहाँ का कोचिंगों का सेटअप क्या देखा? मैंने कोचिंगों का सेटअप देखा कि वो लोग आईआईटी की तैयारी कराते थे, और उसी आईआईटी की तैयारी में एएमयू बीटेक वाले बच्चों को बैठाते थे। किसको बैठा रहे हैं? एएमयू बीटेक वाले बच्चों को। बच्चा बैठ के, क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्या फोर्स कर दिया कि भाई जो जेई मेन का कंटेंट है वही एएमयू बीटेक का कंटेंट है। है ना? कि मैंने मैंने समझ लिया, मैंने ठीक है चलो आप लोग कह रहे हो अच्छी बात है, और कंटेंट सेम है, मैं उस बात को डिनाई भी नहीं कर रहा कि कंटेंट सेम नहीं है। अब आप मेरी बात कायदे से सुनना। इन लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया बच्चे को, बीटेक की तैयारी कर रहा था वो बच्चा, इन्होंने उसे पढ़ाना स्टार्ट किया। अब वो बच्चा पढ़ रहा है, अब मैंने पता है क्या देखा, इन लोगों ने उसे पहले 4 महीने यार लगातार फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई, पहले 4 महीने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई। और तो और ये अपना कंटेंट नीट की तरह और आईआईटी की तरह उस बच्चे को पढ़ाते रहे। उस बच्चे को साल के एंड तक कभी समझ में ही नहीं आया कि मैं जिस 150 मार्क्स के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहा था, ये लोग मुझे 75 मार्क्स के पेपर के लिए पढ़ा रहे थे तब से, है कि नहीं? किसके लिए पढ़ा रहे थे? 75 नंबर के जेईई मेन को अटेम्प्ट करने। इन्होंने कभी मुझे ये बताया ही नहीं। इन्होंने आने से पहले मुझे क्लास में इंट्रोडक्शन से पहले, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, अलीगढ़ की ऐसी कोई भी कोचिंग नहीं है दोस्त, मैं सारी कोचिंगों को टारगेट कर रहा हूँ जिसने कभी भी बच्चे के सामने आके कभी भी सब्जेक्ट को इस तरीके से रखा हो और कभी बताया हो कि 7 से 8 नंबर बेटा यहाँ से आएंगे, 34 नंबर की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आएगी। अगर तुम हमारी कोचिंग में 60,000 देकर ही आए हो बेटा, तो हम आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कम से कम इस लेवल की पढ़ा दें कि जब आप पेपर में 34 नंबर की अटेम्प्ट करने जाओ तो 30 नंबर की हमारी कॉपी
में से हो, मैं अकेला ऐसा यूट्यूबर था 2020 में जो यूट्यूब पे आके खुल के बोलता था कि बेटा 34 नंबर की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ और ठोक के कह रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना आता है 30 नंबर की कॉपी से आएगी, जाके ठोक देना, बाकी 20 नंबर मैथ और फिजिक्स में से निकाल लेना, आपका सिलेक्शन दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। कोई था क्या इतना कॉन्फिडेंसफुल बच्चे से ये बात कर पाए या नहीं? जो बच्चा आ रहा है, मैं डायरेक्ट कहता था, तू मुझे एक बार आके बेटा मेरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद मुझे लौट के आके ये बता दे कि जो पढ़ाया पेपर में नहीं आया। पिछले साल भी मेरे पास 500 के करीब पेड बच्चा था, 500 के आसपास मेरे पास, मैं दोस्त क्या था, पेड स्टूडेंट था। उनमें से एक बच्चे का भी नेगेटिव फीडबैक नहीं था मेरे पास में कि तुमने जो पढ़ाया वो पेपर के अंदर नहीं आया। ये अनुभव, ये एटीट्यूड, ये सारी बातें उन सब बच्चों के से आई जिन बच्चों ने लौट के फीडबैक दिया कि हाँ भैया, कायदा तो यही कहता है कि जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो हमेशा रोड मैप बना के स्टार्ट करो। और मैं बच्चे से कहता हूँ, मैंने इस बैच के ऊपर कहीं लिखा था ये जेईई मेन के लिए है? मैंने सबसे पहले किसके लिए बैच लॉन्च किया था यूट्यूब पे? मैंने कायदे में लिखा था एएमयू बीटेक, क्योंकि मुझे पता था मेरा 90% जो फोकस है वो एएमयू बीटेक पर है। 90% फोकस किस पर है? मेरा एएमयू बीटेक पर है। जो मेरे पास आया है वो एएमयू बीटेक के अंदर सिलेक्शन लेके जाना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि जेईई मेन पर फोकस नहीं है। मैं पता ये कहता हूँ, एएमयू बीटेक का कंटेंट जिसने कायदे से पढ़ लिया वो जेईई मेन फोड़ेगा ही फोड़ेगा, पर जिसने जेईई मेन का कंटेंट कायदे से पढ़ लिया वो एएमयू बीटेक फोड़ेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि यहाँ मैं आपको 150 नंबर के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो 75 नंबर वाला कंटेंट तो आप लोग अच्छा करोगे, इस बात में तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। पर जब मैं आपको 75 का पढ़ा रहा हूँ और आप 150 का सही करो, इसका लॉजिक मुझे कोई भी लौट के बता दे कि ये लॉजिक सही है या नहीं। ठीक, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं दोस्त, ऐसे बहुत सारे बच्चे। और मैंने क्या देखे हैं, आप लोगों के खुद क्लासमेट रहे होंगे अगर आप ड्रॉपर वगैरह हो, जिन्होंने जेईई मेन में बहुत अच्छा स्कोर किया और एएमयू बीटेक में उनकी रैंक भी नहीं थी, एएमयू बीटेक में उनकी बेटिंग भी नहीं थी दोस्त, बेटिंग नहीं थी। अब आप लोग मुझे बताओ इस बात को आप कहाँ से तोड़ोगे? लेकिन आप कभी भी कायदे में जज करना, कभी भी कायदे में, जिस बच्चे की एएमयू बीटेक के अंदर रैंक होती है वो बच्चा कायदे में जेईई मेन के अंदर 90 परसेंटाइल के ऊपर ही होता है, हमेशा 90 परसेंटाइल के ऊपर ही होता है। और उसकी जेईई मेन में अच्छी परसेंट होती ही होती है, बहुत गंदी नहीं होती है उसकी। पर जिसकी जेईई मेन में अच्छी हो, मैंने देखा कायदे के साथ में, वो ऐसे बच्चे थे जो एएमयू के अंदर बेटिंग भी नहीं निकाल पाए। रीजन यही था क्योंकि दिमाग में क्या नहीं था, रोड मैप एएमयू वाला थोड़ी नहीं था, उनके दिमाग में तो 75 नंबर वाला रोड मैप था और उन्होंने कायदे के साथ में उसकी तैयारी करी। तो जिसकी तैयारी करी उसी के तो रिजल्ट आएंगे। आप लोग मुझे बताओ, जहां आप मेहनत करोगे वहीं तो आपको चीजें मिलेंगी, या कहीं नई जगह पे चीजें मिलेंगी, है कि नहीं? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से अपना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहली यूनिट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सबसे ज़्यादा मेहनत करूंगा मैं इसके अंदर आपके लिए, क्योंकि मुझे इसमें आपका लेवल अपने लेवल को टच करता हुआ चाहिए। इसमें आपका लेवल कैसा चाहिए भाई? मेरे लेवल को टच करता हुआ चाहिए मुझे, क्योंकि जब मैं आपको अपने लेवल को टच कराऊंगा तभी उम्मीद करूंगा कि आप कायदे में आगे कुछ कर पाओगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अब सबसे पहले बच्चा ने कहा कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्री आई कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री आई कहाँ से? तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी निकल के आई वो स्टार्टिंग में साइंटिस्टों ने कहा राइट एंगल ट्रायंगल से निकल के आई। किससे निकल के आई भाई? राइट एंगल ट्रायंगल से। इन्होंने एक एंगल बनाया, ये एंगल बनाया थीटा, इसको बोला परपेंडिकुलर, इसको बोला बेस, क्योंकि ये क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं? ये एंगल कैसा है? 90 डिग्री। तो ये आपकी क्या होगी? हाइपोटेन्यूस। तो जब बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करी तो हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री निकल के आई राइट एंगल ट्रायंगल से, और उसमें से हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेहतरीन वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे। क्या करे? वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे। हम जब बच्चा कुछ नहीं जानता था तो हम बच्चे के सामने निकाल के लाए कि देख भाई, साइन थीटा नाम की कोई चीज़ होती है। क्या होती है? साइन थीटा नाम की कोई चीज़ होती है। हमने उससे कहा बेटा कॉस थीटा नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमने कहा टेन, और इसमें थीटा क्या है? एंगल। थीटा क्या है बेटा? एंगल। साइन थीटा क्या है? एंगल। कॉस थीटा क्या है? एंगल। टेन थीटा क्या है? एंगल। इसी तरीके से हम ये तीन वेरिएबल निकाल के लाए बच्चे के सामने, साइन, कॉस और टेन। मैं नहीं जानता कि आपने कभी सुने, मैं तो कह रहा हूँ आपने कभी कुछ नहीं सुना। मैंने कहा हमने तीन वेरिएबल बनाए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये साइन थीटा एक्चुअल में क्या था? ये साइन थीटा कुछ नहीं था, इस राइट एंगल साइड की परपेंडिकुलर वाली साइड और हाइपोटेनियस वाली साइड का रेशियो था। बोलो हाँ या ना? क्या था ये साइन थीटा? कोई बच्चा पूछे कि भाई क्या था ये साइन थीटा, तो मैंने कहा ये साइन थीटा कुछ नहीं था, एक राइट एंगल का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का क्या था दोस्त? रेशियो था। अगर मैं ऐसे ही कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा भी भैया कुछ नहीं था, बेस बाई हाइपोटेनियस था। और टेन थीटा भी आपका कुछ नहीं था, इसी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो था। बोलो ठीक है?
इनका क्या था, इनका क्या था, ये रेशियोज था। अब जैसे ही मैंने 3 वेरिएबल बनाए, इन्हीं 3 वेरिएबलों को जस्ट अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं इन्हीं 3 वेरिएबलों को उल्टा कर दूं, तो उल्टा करने पे क्या हो गया, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। इसको साइन थीटा को उल्टे वाले वेरिएबल को हमने एक और ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल से इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम हमने रखा कोसेक थीटा। क्या रखा दोस्त? ऐसे ही हमने कॉस वाले को भी जस्ट रिवर्स कर दिया, हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस, तो ये क्या निकल के आ गया दोस्त, सेक थीटा। ये क्या निकल गया, और जब कॉट को मैंने टेन को जब मैंने उल्टा किया तो ये वेरिएबल बना कॉट थीटा, जिसको हमने क्या कहा, बेस बाई परपेंडिकुलर। आप पी एच और बी का मतलब समझ रहे हो? बी का मतलब क्या है, बेस। अरे भाई बोलो, बेस। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है परपेंडिकुलर। एच का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये मेरी ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती है कि भाई एक बार जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री निकल के कहाँ से आई। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री निकल के आई वो ट्रिग्नोमेट्री मेरी निकल के आई राइट एंगल ट्रायंगल से। मैं बहुत स्टार्टिंग जीरो से करूँगा और बहुत जल्दी ही ठीक ठाक चीज़ों पे आ जाऊँगा। राइट एंगल ट्रायंगल कि मैंने कहाँ स्टार्ट किया, राइट एंगल ट्रायंगल से अपना मैथमेटिक्स स्टार्ट किया कि भाई यही वो राइट एंगल ट्रायंगल था जिससे ट्रिग्नोमेट्री क्या हुई, ओरिजिनेट हुई और इस तरीके से निकल गई। मैंने आपसे क्या कहा, थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। तो जब हम भी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने जाएं तो हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कहाँ से करें, एंगल से ही स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना। किससे स्टार्ट करें बताओ आप लोग, एंगल से। मेरी बातें समझ में आ रही है? नींद तो नहीं आ रही किसी भी बच्चे को? हाँ, नींद नहीं आनी, नींद नहीं, जोश बहुत हाई होना चाहिए एकदम। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री। हम्म, क्या हो गया? हाँ, लाल बट्टे कक्का वाला, बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल लाल बट्टे कक्का वाला। हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को किससे, एंगल से। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बहुत जीरो लेवल से नहीं, जल्दी से लेवल टच करो जहाँ से सवाल आते हैं और जहाँ की चीज़ें हमें आना बहुत ज़रूरी है। मेरे सारे आर्टिकल इस तरीके से रहेंगे कि जब भी आप प्रॉब्लम करने जाओ तो आपको प्रॉब्लम में कभी भी दिक्कत ना आए। मेरे सारे आर्टिकल किस तरीके से अरेंज रहेंगे कि जब भी आप प्रॉब्लम्स आए आपके सामने तो आप ऐसे खड़े हो जाओ, भाई कॉन्सेप्ट बहुत टाइट है मेरा, अब प्रॉब्लम रखना मेरे सामने। उसके लिए जो आपकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए उस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि अगर मैं एंगल की बात करूँ तो आप सबसे पहले एंगल उठाओ। सबसे पहले एंगल उठाने का मतलब क्या है कि आपको बेसिक बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि मैंने इन्हीं वेरिएबल्स के कुछ एंगल्स पर वैल्यूज़ कैलकुलेट करी। कुछ एंगल्स पर दोस्त क्या वैल्यूज़ कैलकुलेट करी, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री, और मैं लिख देता हूँ 180। मैं अभी आपसे एक चीज़ कह देता हूँ, मैं अभी बेशक आपको ये पढ़ा रहा हूँ पर अभी 1 से 2 लेक्चर बाद आपसे दुनिया के ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी वैल्यू, इन्हीं के मल्टीपल में कितना भी बड़ा एंगल दे दे, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका आंसर बना दोगे। उसके लिए मैं आपको चार्ट सिस्टम पढ़ाऊंगा। उसके लिए क्या पढ़ाऊंगा, चार्ट सिस्टम। और जब मैं आपको चार्ट सिस्टम पढ़ा दूंगा तो वो पूरा का पूरा चार्ट सिस्टम मुझे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करेगा, वो पूरा का पूरा चार्ट सिस्टम मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हेल्प करेगा। तो जो चीज़ मुझे दो जगह हेल्प करेगी उस चीज़ को मैं पहले ही किस में पढ़ा दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। क्योंकि आज ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर है तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लेवल वाली चीज़ें ही पढ़ाऊँ, या मैं कह रहा हूँ वही चीज़ें पढ़ाऊँ जहाँ से हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ओरिजिनेट होता है दोस्त। इन्होंने इसी तरीके से कायदे में बुकों में लिख रखा है तो पहले कायदे में यहीं से चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल, कि हम अपना कौन सा वेरिएबल चेक कर रहे हैं। जैसे मैंने कायदे में कहा कि मुझे पहले साइन थीटा को चेक करना है। किसको चेक करना है दोस्त, मुझे पहले साइन थीटा को चेक करना है, साइन को चेक करना है। अब साइन में थीटा की जगह पे मुझे क्या रखना है, 0 डिग्री। तो मैं पूछूंगा 0 डिग्री पर वैल्यूज़ क्या होगी। फिर मैं आपसे पूछूंगा 30 डिग्री पर वैल्यूज़ क्या होगी, है कि नहीं। फिर मैं आपसे क्या पूछूंगा, 30 पे क्या होगी। फिर मैं आपसे पूछूंगा 45 पे क्या होगी। फिर मैं पूछूंगा 60 पे क्या होगी, 90 पे क्या होगी और 180 पे क्या होगी, है कि नहीं। बोलो, यही तो पूछूंगा मैं आप लोगों से। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है अगर मैं थीटा की जगह पे जीरो, 30,
1/√2। थोड़ा सा इंग्लिश का यूज करना दोस्त आप लोग सीख लेना। अगर आप में से कोई भी यूपी बोर्ड का स्टूडेंट है, हल्का हल्का सा इंग्लिश के साथ कॉम्पिटेबल होना स्टार्ट हो जाओ आप लोग। √3/2 0। साइन 180 की वैल्यू 0। अभी आप बेशक रुके, आप में से सब लोग, मैंने क्या कहा, आप बेशक रुके, फर्क नहीं पड़ता। यही चीज़ तो आप जज करोगे बाद में कि अभी आप रुक गए 180 पे, आगे मैं आपको कितना भी बड़ा एंगल दे दूंगा फिर भी रोके से नहीं रुकोगे बताने के दौरान, ठीक है। चलिए अगला उठाते हैं कॉस थीटा। कॉस 0 की वैल्यू भाई, साइन कॉस आपको रटे हुए होने चाहिए। √3/2। मैं बताऊंगा -1, ठीक है। आगे आता है टेन। टेन 0 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। टेन 45 1, टेन 60, टेन 90, टेन 90 इन्फिनिटी, टेन 90, अरे इन्फिनिटी होता है या नहीं। और टेन 180, सोच रहे हैं अभी तो आप लोग सोच रहे हो। अच्छा कुछ लोगों को मैंने इन्फिनिटी लिख दिया, मुझे ऐसा लगा दिक्कत हो गई क्या। दिक्कत होगी मेरे इन्फिनिटी लिखते टेन 90 को, बताओ भाई। हाँ तो इन्फिनिटी का मतलब क्या, कोई वैल्यू है इन्फिनिटी। अरे मैंने ये साइन जो बनाया है इसका मतलब क्या ये हो गया कि ये डिफाइन है। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोच रहे थे मैंने ये इन्फिनिटी का साइन बनाया ये भी डिफाइन है। अरे सिंबल का ही मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइन। अरे इसी सिंबल का मतलब तो होता है नॉट डिफाइन। अरे मेरे महान भावों कुछ बोलोगे नहीं। कॉट 0 की वैल्यू 30, 180, टेन कॉट 90 की वैल्यू क्या हो गई, और कॉट 180 बोलो, कॉट 180 क्या माइनस में, अरे बोलो सही, इन्फिनिटी क्या, इन्फिनिटी। ओके अभी मैं आपकी किसी भी बात से दिक्कत नहीं कर रहा दोस्त कि क्या इन्फिनिटी और क्या इन्फिनिटी नहीं। अभी मैं आपको इनके ग्राफ पढ़ाऊंगा ना तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी सब। मैंने कहा है ना मैं तीसरे लेक्चर पे ही चार्ट सिस्टम पे आ जाऊंगा। बस मैं एक बार आपको हल्के हल्के से एक बार एंगल पे घुमा दूं पूरा का पूरा, उसके बाद आप सब चीज़ें कायदे में सब। माइनस में जाके अब आप लोग एक चीज़ नहीं समझे, ये जिसने इन्फिनिटी लिखवाया अपना नाम तो बता दो मुझे, किसने कहा है कि कॉट 180 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। बताओ तो सही मुझे, किस किसने बोला कि कॉट 180 इज ए इन्फिनिटी, बोलो। कितने लोग हैं जो इस बात से एग्री करते हैं 180 इन्फिनिटी। पागल हो गए हो क्या आप लोग, इतने इतने छोटे छोटे से ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप लोग गलत करोगे। अबे भाई कॉट थीटा क्या होता है, लाओ पहली स्लाइड पे भी लिख देता हूँ इसे, कायदा भी इसका नहीं आया था। इनमें अगर मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इन वेरिएबलों का एक छोटी सी प्रॉपर्टीज और होती है कि इसी टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है कि नहीं। अरे वही तो सब था। और इसी कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस बाई साइन, अरे है कि नहीं, कॉस बाई साइन। इतनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है। चलो अब अगर मैंने तुमसे कहा कॉट 180 तो कॉट 180 का मतलब क्या, कॉस 180 डिवाइडेड बाई साइन 180। अरे बोलो भाई यही तो हुआ, कॉस 180 डिवाइडेड बाई साइन 180। अब साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, अरे बोलो भाई 0। कितनी होती है, 0। अब -1 में अगर मैं 0 से डिवाइड दूंगा तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला माइनस का इन्फिनिटी, बोलो हाँ या ना। आप में से किसी ने बोला था, मैंने नहीं बोला।
तो जब मैं इन्फिनिटी लिख के गया तो कुछ लोगों ने कहा कि आप इसको इन्फिनिटी मत लिखो, इसे लिखो माइनस इन्फिनिटी। भाई इस बात का क्या सेंस रहा, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दोनों ही नॉट डिफाइन थे, तो इन्फिनिटी से ही काम क्यों नहीं चला? बताओ, अगर ऐसा था तो एक से काम क्यों नहीं चला, दोनों की जरूरत पड़ी क्या? प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, बोलो। अभी आप कायदे में कुछ भी नहीं कह सकते, अभी आप कायदे में कुछ भी नहीं कह सकते कि ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं वैल्यू एडजेक्ट 180 पे सर्च कर रहा हूँ, एडजेक्ट 180 पे, एडजेक्ट 180 पे डिफाइन नहीं है। 180 के इधर क्या है और 180 के उधर क्या है, फर्क पड़ता है। जैसे अगर मैं कॉट का ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, और ये मैंने कह दिया कि ये मेरा पाई है, तो एडजेक्ट 180 नहीं, 180 से इधर क्या है और 180 से इधर क्या है, क्योंकि एडजेक्ट 180 पर तो ये डिफाइन ही नहीं है, एडजेक्ट 180 पर तो ये डिफाइन नहीं है। 180 से उधर जाने पे पता चला नेगेटिव इन्फिनिटी पहुंच गया, 180 से इधर जाने पे पता चला पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव पॉजिटिव का आप चक्कर बोल रहे हो, ये हम केवल लिमिट में चेक करेंगे। किस में चेक करेंगे? लिमिट में। जब मैं 180 पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा तब कुछ और बात होगी, और जब मैं उसकी राइट हैंड लिमिट देखूंगा तब कुछ और बात होगी। क्या आप मेरी चीजें पकड़ पाए? समझ रहे हो? तो आप इन्फिनिटी लिखकर ही काम चलाओगे यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाओगे। अरे मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ये टॉपिक हल्का सा यहाँ पे बोलना बनता था, क्योंकि यहाँ से किसकी फीलिंग आ रही है, यही अभी क्या आपका क्या चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, और यहीं से इसी आर्टिकल पे क्या कनेक्ट हो गई आपकी कैलकुलस, हो गई या नहीं हो गई? एक सेकंड में आपकी कैलकुलस ने टॉपिक को कैच कर लिया कि बच्चा यहाँ अटक सकता है। चलो, इसके बाद जल्दी जल्दी से चलते हैं सेक, और जल्दी जल्दी से चलते हैं दोस्त किस पे, कोसेक पे। अब सेक उल्टा होता है कॉस का, क्या आप लोग कायदे में कर लोगे? 1 का जब कॉस 1 है तो सेक भी 1 होगा। सेक थीटा इज व्हाट? 1/cos थीटा। तो ये कितना हो गया? 2/√3। सब उल्टा उल्टा लिख दो, √2। ये कितना हो गया? 2। जब कॉस को उल्टा कर रहा हूँ, इन्फिनिटी, और 1/∞, 0। 1/∞, 0। अरे बोलो भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं कि सेक 180 की वैल्यू मैंने 0 क्यों लिख दी? क्योंकि सेक थीटा मेरा क्या होता है, बोलो। हाँ, अब आप लोग कैच कर पाए, क्योंकि सेक थीटा इज व्हाट? 1/cos। और cos 180 की वैल्यू मैंने कितनी लिखवाई आपको? -1। तो 1/-1 इज व्हाट? -1। बिल्कुल सही बात है दोस्त, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। अगर मैं इसी तरीके से कोसेक की वैल्यू लिखूं, कोसेक की, तो क्या आएगी बोलो जल्दी से? 1/0। बोलो 30 में, किस में? इस वाले 30 में, सेक 30 में cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होगी। इसमें डाउट क्या है, बोलो, है कि नहीं? हाँ बता देना मुझे अगर तुम्हें कहीं पर भी डाउट लगे। 2/√3, 1/∞, 0। 1/∞, बोलना। वह नहीं होगा, 1/∞ थोड़ी नहीं आएगा, वो साइन है। वो किसका ग्राफ है? साइन का। साइन 90 और कोसेक में क्या है? इन्वर्सली रिलेशन है। अगर वो 0 तो ये, ठीक है। ये आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल थे, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। क्या ये पहले से आपको आते नहीं थे क्या? मुझे बताओ। ये तो आप कह दो भैया, ये तो हम, इनमें तो हम पहले से ही मास्टर थे, इसमें आपने हमें क्या नया पढ़ाया, ये तो हमें पहले से ही आते थे। जी बिल्कुल, मुझे तो केवल चेक करना था क्योंकि लेक्चर नंबर 1 था। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। अगर हमसे किसी ने कोई बीच में एंगल पूछ लिया, अगर मुझसे किसी ने कहा कि भाई साइन 150 की वैल्यू बता दो, मुझसे किसी ने कहा 0 से लेकर 360 में, मुझसे कोई कहीं से भी वैल्यू पूछ सकता है ना, 0 से लेकर 360 में, है कि नहीं? मुझसे किसी ने कहा कि भैया 240 की वैल्यू बता दो, या अच्छे अच्छे वेरिएबल ले लो। मुझसे किसी ने कहा कि भैया साइन 300 डिग्री की वैल्यू बता दो, तो यार इनमें तो अब ये तो मुझे याद नहीं है। आप लोग मुझे बताओ, क्या ये मुझे याद है? अगर कोई मुझसे आके ये कह दे कि तुम 10 to 25 की वैल्यू बताओ, तो क्या ये मुझे याद है? आप, और मैं कहाँ तक याद करूंगा? अगला ड्रॉबैक मेरा ये आया, मुझे 0 की याद है, 45 की याद है, 60 की याद है, 90 की याद है, 180 की याद है, पर 0 से लेकर 360 के बीच में मुझसे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। तो यार उनमें तो फिर मैं अटक जाऊंगा, उनमें तो फिर मैं क्या करूंगा? अटक जाऊंगा, है कि नहीं? तो मैं इन्हीं सारी वैल्यूज का यूज करके जो मुझे याद है, क्या मैं इन सब की वैल्यूज बता सकता हूँ? अब मैं आर्टिकल आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग ऐसी होती है, लेकिन जब हम चार्ट सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें इनमें से किसी की भी ज़रूरत
नहीं पड़ेगी, इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनके लिए कुछ एंगल्स के फॉर्मूले आते हैं। वो कौन से एंगल के फॉर्मूले होते हैं? वो कहते हैं पहले आप क्वाड्रेंट बनाइए, पहले आप क्वाड्रेंट बनाइए। पूरे 360 पूरे 360 को, बिल्कुल गुड, पूरे 360 को दो चार पार्ट में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए चार पार्ट में। ये क्या है आपका पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, तीसरा, और ये दोस्त चौथा, है कि नहीं? अब जल्दी से आ जाओ, ये पहला तो कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 90, ये दूसरा तो 90 से 180, ये मेरा 180 से 270, और ये मेरा 270 से 360। अब इन्होंने कहा अगर मेरा एंगल पहले क्वाड्रेंट में है, अगर मेरा एंगल पहले क्वाड्रेंट में है तो क्या मैं लिख दूं ऑल पॉजिटिव? मतलब इसमें सारे वेरिएबल मेरे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एक बार बस झलक देखना बस जल्दी से। अभी एक बच्चे ने कोड बताया बहुत बढ़िया, ASTC, मैं भी कहूँगा आप में से सब याद कर लो जिसे याद नहीं है। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में केवल साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव, और बेटा चौथे में कॉस पॉजिटिव। अब मुझे पता है अगर साइन पॉजिटिव तो कोसेक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव, क्योंकि कोसेक साइन का इनवर्स है। अगर टेन पॉजिटिव तो कॉट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव, और अगर बेटा कॉस पॉजिटिव तो इसका रिवर्स सेक भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर। अब इन्होंने कहा कि अगर एंगल मेरा इस लाइन को मैच कर रहा है, इस वाली लाइन को, तो इसे कहते हैं नॉन चेंजर लाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन चेंजर लाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वाली लाइन को, वर्टिकल लाइन को, इसको हम लोग कहते हैं चेंजर लाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? चेंजर लाइन। एक नॉन चेंजर लाइन, एक चेंजर लाइन। क्या मतलब होता है इन दोनों का, चेंजर और नॉन चेंजर का? गौर से सुनना। अगर मैं इसके पहले फॉर्मूले को स्टार्ट करूं, साइन 90 माइनस थीटा। अब हम चले कहां पे, साइन 90 माइनस थीटा, या मैं लिखता हूं यार आपके सामने कॉस 90 माइनस थीटा। मैं इनको डेड डैश से दिखाऊंगा सबको, टेन यही सेम 90 माइनस थीटा, या मैंने कहा कॉट यही सेम 90 माइनस थीटा, मैंने कहा सेक 90 माइनस थीटा, और कुसेक 90 माइनस थीटा। तो क्या आपको सबका पता है? ये 90 आ गया, इसमें क्या आ गया, 90। और 90 कैसी होती है दोस्त? चेंजर लाइन। 0 से लेकर 90 वाली कैसी होती है दोस्त मेरी? चेंजर लाइन। देखो गौर से, 90 वाली मेरी कैसी है? चेंजर लाइन। अगर 90 वाली मेरी चेंजर लाइन है तो साइन को किस में चेंज कर देगा? कॉस। कॉस को किस में चेंज कर देगा? टेन को किस में चेंज कर देगा? कॉट को किस में चेंज कर देगा? सेक को कुसेक, और कुसेक को सेक। अब क्योंकि ये सब 90 माइनस वाले थे, तो 90 में से अगर कोई एंगल थीटा घटा रहा हूं, इस फॉर्मूले की एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90। ये फॉर्मूले तभी वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर, हमेशा याद रखना, ओनली वैलिड व्हेन थीटा लाई बिटवीन 0 टू 90। जब मेरा थीटा 0 से 90 के बीच में लाई करेगा तभी आप ये लगा सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, अदरवाइज आप कभी भी नहीं लगा सकते। अगर थीटा मेरा 90 से बड़ा है तो ये फॉर्मूले मेरे कभी भी वैलिड नहीं है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में थे तो सब पॉजिटिव थे। चलो जी दूसरे सिस्टम पर चलते हैं। ये हो गया पहला, जल्दी जल्दी से सारे लिख देता हूँ। दूसरा, दूसरा है आपका साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। ये सारे सिस्टम्स मैं पढ़ किसके लिए रहा हूँ, ये पूरा चैप्टर डिजाइन कर रहा हूँ मैं उन वैल्यूज के लिए जो मुझे याद नहीं है। जैसे मुझसे किसी ने पूछ लिया 300 की बताओ, 150 की बताओ, 225 की बताओ, तो अब मैं कहाँ से बताऊंगा? तो स्टार्टिंग में बच्चे से कहता है आप इनका यूज कर सकते हो, अल्दो आपको ये याद नहीं है मैं तब भी बताऊंगा कि आपको क्या होगा। पर अगर याद नहीं है तो ये आपका ड्रॉबैक है, क्योंकि आपने अपनी एक चीज कमजोर कर दी। तो कायदे के साथ में पढ़ लो, इसमें है ही क्या याद करने को। साइन 90 प्लस, अगेन मैं 90 वाली लाइन पे हूँ, क्या सब चेंजर लाइन है ये? बोलो मुझे। कॉस 90 प्लस, टेन 90 प्लस, कॉट 90 प्लस, सेक 90 प्लस, और बेटा कोसेक 90 प्लस, है कि नहीं? अगर ये 90 प्लस वाली लाइन है तो क्या ये चेंजर लाइन है? आप लोग मुझे बताओ, क्या सब चेंज हो जाएंगे? साइन किस में चेंज हो जाएंगे? कॉस में, थीटा कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट
टेन में, सेक कोसेक में, और कुसेक बेटा सेक में। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? क्लास लगेगा अच्छा खासा भी। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर ये चेंजर लाइन है तो सब मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि 90 पे क्या है, मेरी चेंजर लाइन है। पर अब मुझे साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा। क्यों? 90 प्लस का मतलब क्या? अगर मेरा एंगल 90 और थीटा मेरा 0 से 90 में बीच में है, तो अगर मैं 90 में, अगर 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल ऐड करूंगा, क्या मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया? बताओ मुझे। और अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो बस मेरा साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन पॉजिटिव तो कोसेक ऑटोमेटिकली पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। मतलब कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस का टेन थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या इस तरीके से ही मुझे सारे पढ़ने हैं? हाँ भैया, इसी तरीके से पढ़ने हैं। 90 खत्म। हाँ बिल्कुल दोस्त, सारी क्लासेज की रिकॉर्डिंग आपको, अरे सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं दोस्त। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आराम, आप हर लेक्चर को कायदे से देखो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। मैं बहुत जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्त। हम्म। आप लाइव पर भी नोट्स बना सकते हो, और आप रिकॉर्डेड से भी नोट्स बना सकते हो। अभी तो कायदे में मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आप कुछ नोट्स लाइव में बनाइए, कुछ छोड़ छोड़ के रिकॉर्डेड देखने के लिए बनाइए। वरना मैं पढ़ाता तो दोस्त ऐसा हूँ, कायदे के साथ मैं बताऊँ तुम्हें, कि पढ़ाते तो हम लोग ऐसा हैं कि अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाना चाहो ना, आप कायदे में नोट्स बना सकते हो। इनफ टाइम रहता है बिल्कुल आप लोगों के पास में, इनफ से भी ज़्यादा टाइम रहता है। एक तो होता है इनफ, एक होता है इनफ से भी ज़्यादा। तो इनफ से ज़्यादा वाला टाइम रखता हूँ मैं हमेशा लेक्चर में। मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा आपके पास, अभी डाल दूंगा। अब आप लोग देखो, 180, आप हमेशा सीखने के प्रोस्पेक्टस से बैठो कि ये जो सिखा रहा है अब ये भी मुझे आता है। अब कल से मुझसे कोई पूछ ले 90, मैं भी देखती हूँ भैया चेंजर लाइन है, 90 माइनस पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, 90 प्लस इसका मतलब साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। अगेन मैंने कहा 180, तुमने कहा 180 वाली लाइन ये है, 180 वाली लाइन भैया नॉन चेंजर लाइन है। नॉन चेंजर लाइन का मतलब क्या है? जो साइन है वो साइन ही रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा सब सेम रहेंगे, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? नॉन चेंजर लाइन कैसी लाइन? नॉन चेंजर लाइन। अगर ये नॉन चेंजर लाइन है और 180 माइनस में थीटा, थीटा इज लाई बिटवीन 0 टू 90, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा एंगल जो घूम रहा है, क्या वो सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा है? 180 और 180 में से थीटा माइनस करना जो 0 से 90 के बीच में, तो मैं लौट फिर के इसी क्वाड्रेंट में तो कहीं पर हूं, बताओ मुझे। और जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ही हूं, तो अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बोलिए। देखो, कॉट मैंने कहा 180 माइनस, अगर मैं एंगल में जो थीटा है, अगर मैं उसको कह रहा हूँ 180 माइनस थीटा, तो अब ये थीटा की वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका, 0 से 90 के बीच में रहेगी। तो अगर आप 180 में से 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल घटाओगे, कोई भी एंगल घटाओगे, आप लोग गौर से देखना कि आप इस क्वाड्रेंट में नहीं आगे, 90 तो आप यहाँ तक चले आए, और 90 ही 180 में से घटाना, तो क्या आप हर बार सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो घूम रहे हो कहीं ना कहीं, है कि नहीं? बस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहे हो, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, बोलो, बोलो भाई, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इसमें, अब मैं सारे ऐसे ही लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी देखना। 180 प्लस एक बार लिखा करूँगा बस, बाकी सब आपको लिखना है। देखिए दोस्त, अगर मैं सबको 180 प्लस ले रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने 180 लिखा, क्या मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि सब सेम के सेम ही रहेंगे? क्योंकि कैसा है, नॉन चेंजर लाइन है कि नहीं?
पर जैसे ही मैंने 180 प्लस लिखा मैं किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया बताओ भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में, एग्जैक्टली। 180 में मैं थीटा वो एंगल जोड़ रहा हूँ जो 0 से 90 के बीच में है, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो 10 पॉजिटिव तो भैया कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। देखो एक एक स्टेप करके मैं क्वेश्चंस में तुम्हारा एक एक चीज़ पढ़ा पढ़ा के तुम्हारा लेवल जनरेट करूंगा। तो जो मैं पढ़ा दूं दोस्त, एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, तुरंत डाइजेस्ट करना और अच्छे से उसको पढ़ना, पूरा रट्टा मत लगाना किसी में भी। रट्टे का तो नाम भी नहीं होना चाहिए आपके आसपास। साइन 270 माइनस थीटा, ऐसे ही कॉस 270 माइनस थीटा, ऐसे ही मैं बेटा टेन को करूँगा, ऐसे ही मैं कॉट को भी करूँगा, ऐसे ही मैं सेक को भी करूँगा, और ऐसे ही मैं कोसेक को करूँगा, है कि नहीं? कायदे से सबको करूँगा। तो अगर मैं सबको कायदे के साथ में लिखूंगा तो 270 माइनस का मतलब मैं अगेन किस क्वाड्रेंट में हूँ? अगेन मैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ। और क्योंकि ये सब 270 माइनस है, कैसी लाइन पर है मेरे? चेंजर नॉन चेंजर, ये मेरे चेंजर लाइन पे है, क्योंकि ये मेरा एंगल क्या है? एडजेक्ट 270 डिग्री। ये मेरा क्या है? एडजेक्ट 90 डिग्री। ये क्या है मेरा? 180 डिग्री, है कि नहीं? और ये मेरा कितना है? 0 या 360। ठीक। अब मुझे पता है मैं चेंजर लाइन पे आ गया, तो चेंजर लाइन पे क्या सब चेंज हो जाएंगे? सब चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा आपका कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा आपका टेन में, सेक चेंज हो जाएगा आपका कुसेक में, और कुसेक चेंज हो जाएगा आपका सेक में। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई, है कि नहीं? क्या ये सब चेंज हो गए? अब तीसरे क्वाड्रेंट में है या ये चौथे में? क्योंकि 270 में से माइनस कर रहा हूं मैं 0 से 90 के बीच का एंगल, 0 से 90, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो केवल 10 और कॉट पॉजिटिव है, 10 और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब क्या मेरे नेगेटिव है? बताइए भाई, बाकी सब मेरे नेगेटिव है कि नहीं? अगर मैं इससे आगे बढ़ जाऊं, अब मैं कहूं ये कितने नंबर का था? फिफ्थ। सिक्स्थ पे मैं आऊं, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, ऐसे ही मैंने लिखा कॉस 10 कॉट सेक, और आपका नीचे कोसेक। अगर मैं इन सबको लिखूं, आप लोग मुझे बताओ 270 प्लस करते ही मैं किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 था, मैं देखते ही समझ गया चेंजर लाइन है, साइन का कॉस, कॉस का साइन बनाना तो बनता ही है भाई। ऐसे ही नीचे कोसेक, और कोसेक का करता तो सेक। बाकी आप समझ पा रहे हो? अब इसमें से सब चेंजर लाइन है, और 270 प्लस करने पे ही मैं किस क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गया? मैं थर्ड क्वाड्रेंट में छोड़ के फोर्थ के अंदर एंट्री कर गई। अब फोर्थ में मेरा केवल कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, और बाकी सब बेटा नेगेटिव, है कि नहीं? नीचे एक और आता कोसेक वाला, वो भी नेगेटिव। सही है? ये आपका 270 हुआ। अब आपका लास्ट पार्ट बचा इसके अंदर, वो बचा 360 वाला बस। चलो इसे भी कायदे से खत्म करते हैं। अगर मैं लिखता साइन 360 माइनस थीटा, या कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, and then sec 360 minus theta and cosec 360 minus theta। ठीक। अब अगर मैंने इनको लिखा तो 300 माइनस 360 माइनस का मतलब क्या? मैं अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में। और क्योंकि 360 लिख दिया तो नॉन चेंजर लाइन है, सब सेम के सेम रहेंगे, साइन साइन ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। ये वो नहीं है दोस्त जो बदल जाए, है कि नहीं? बाकी सब बदल जा रहे हैं, ये नहीं बदलेगा। ये जैसा आपने कल छोड़ा था ये आपका वैसा दोस्त है, ये आज भी वैसे का वैसा। बस इस बेचारे पे या तो अमीरी आएगी या गरीबी आएगी। पॉजिटिव रहा तो थोड़ा अमीरी आ गई, गरीबी रही तो गरीबी। अब क्योंकि किस में है 360 माइनस का मतलब किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। बोलो भाई, कॉस को और सेक को छोड़ के क्या बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे?
तो बाकी सब गरीब हो गए, केवल यही लोग क्या रहे, अमीर रहे। इस तरीके से आप इस टॉपिक को समझ सकते हो। 360 प्लस। आगे आ जाओ। कॉट, सेक और आपका कुसेक, है कि नहीं। अगर मैं साइन 360 प्लस थीटा की बात करूं तो क्या मैं अगेन पहले क्वाड्रेंट में आ गया। क्या इन सारे फॉर्मूलों की एक रिस्ट्रिक्शन है जो आपके दिमाग में क्लियर है। इन सारे फॉर्मूलों की रिस्ट्रिक्शन है कि थीटा शुड बी लाई बिटवीन 0 to 90। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे लेक्चर डिलीवर करूंगा, कम से कम मुझसे एक्सपेक्ट करना आप लोग, कम से कम 8 लेक्चर मैं आपको डिलीवर करूंगा, 1-2 लेक्चर नहीं देने वाला। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आप मुझसे कितने लेक्चरों की उम्मीद करके चलना, कम से कम 7 से 8 लेक्चर दूंगा मैं आपको। फिर लेक्चर हल्के हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपको 3 दूंगा, 3 लेक्चर के आसपास ही मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दूंगा, 3 लेक्चर के आसपास ही मैं आपको अगली यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में दूंगा। वो आगे के लेक्चर केवल इसीलिए रिड्यूस हो गए क्योंकि जितनी भी मेहनत करनी है मुझे 8 से 9 घंटे, वो 8 से 9 घंटे आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगे मेरी तरफ से पूरे। ठीक है, तो इसका मतलब 360 प्लस में मैं अगेन किस में पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये सब पॉजिटिव के पॉजिटिव ही रहेंगे और कोई चीज चेंज भी नहीं होगी। साइन साइन ही रहेगा दोस्त, कॉस कॉस ही रहेगा। पानी लेके आओ। टेन कॉट, बताइए। आपकी वॉइस मेरे पास नहीं आ पा रही दोस्त, क्या पूछना चाह रहे हो बताओ। फर्स्ट में अब आप 360 में आप एक ऐसा एंगल जोड़ो जो 0 से 90 के बीच में हो। आप देखना कहाँ पहुंच गए आप, दोबारा से पहले क्वाड्रेंट में नहीं पहुंच गए। आप यहाँ तक घूम के आए, सर्कल पे चक्कर लगाया, यहाँ तक 360 तक आ गए। आपसे कहा फिर इसमें से 0 से 90 के बीच में एंगल जोड़ना है, तो क्या मैं ऊपर नहीं पहुंच गया पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है, बिल्कुल आएगा दोस्त। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इसमें रोक जाएगी, समझ में नहीं आ रहा। ठीक, आओ। अब ये पूरा सेटअप हमने पढ़ा क्यों, जल्दी से बताओ। ये पूरा सेटअप पढ़ा हमने वो कि वो एंगल जो हमको पता ही नहीं है कैसे निकलेंगे, कैसे एंगल। जैसे सपोज दैट एट रैंडम में उठा रहा हूँ, मेरे पास कोई आया जिसने मुझसे कहा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मुझसे किसी ने आके कहा भाई साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताना, तो मुझे नहीं पता। अब जब मुझे नहीं पता तो मैंने इसको निकालने के लिए किसका यूज किया, जल्दी से बताओ, इन्हीं का यूज किया। मैंने कहा भैया मुझे 120 तो नहीं पता, बस मुझे साइन 30 की वैल्यू आती है, तो मैंने लिख दिया 90 + 30। मैंने इसको क्या लिख दिया दोस्त, 90 + 30। अब आप लोग गौर से देखना, क्या ये साइन 90 + थीटा का प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन 90 + थीटा, जैसे ही मैंने 90 देखा मैंने उसको तुरंत छूटते ही लिख दिया कॉस थीटा। मैंने कहा साइन बाद में देखूंगा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा लिख दिया, मैंने देखा साइन 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो बिल्कुल सही है, जो है वही है। कॉस 30 की वैल्यू में और आप दोनों जानते हैं कितना, √3/2। क्या मैंने साइन 120 डिग्री की वैल्यू बता दी। ये चीज के लिए मैंने क्या किया, इसका यूज किया है। क्या केवल इस चीज को पढ़ने के लिए मैंने इसका यूज किया, बताओ जल्दी से, है कि नहीं। इस हिसाब से अगर मुझसे कोई भी आके पूछता, मैं आपके सामने कुछ वैल्यूज लिखूंगा, ठीक है, जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। मुझसे आके कोई भी कहता भाई मुझसे कोई कहता कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, है कि नहीं। मुझसे कहता कोई साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो क्या मैं अगेन मेरा फॉर्मेट दोस्त करने का यही होता, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था साइन 180 - 30, है कि नहीं। साइन 180 - थीटा नॉन चेंजर लाइन है, साइन का साइन ही रहेगा, साइन 30। और 180 माइनस करने पर मैं किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव। क्या मैंने इसकी वैल्यू देखते ही बता दी, 1/2। बताइए, बोलो, है कि नहीं। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ। हम्म, साइन 125 का कैसे बताएंगे, मैंने क्या कहा, इन सब का यूज केवल किस में हो रहा है, आ हा हा। इसका मतलब आप पकड़ ही नहीं पाए। मैंने क्या कहा था कि इनके मल्टीपल टर्म्स में जो एंगल बनेंगे केवल आप उन्हीं को बता सकते हो, बाकी आप और एंगल्स को नहीं बता सकते। अभी अभी मैंने आपसे कहा था आप 125 पूछोगे मैं नहीं बता पाऊंगा, पर क्या आप मुझसे 135 पूछोगे तो मैं बता दूंगा,
एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। समझे मेरी बात को या नहीं समझ पाए दोस्त? अभी आप मुझसे 125 पूछोगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। मैंने कब कहा कि मैं 125 को बता पाऊंगा? लेकिन क्या आप मुझसे 135 पूछते तो क्या मैं बता पाता उसे? इसे मैं बता देता, इसको मैं बता देता। क्यों? क्योंकि वो इस एंगल के टर्म्स में आ गया दोस्त, 90 प्लस 40। क्या मेरी बात समझ पाए तुम? अगर तुम मेरी बात समझ पाए तो तुम समझ गए कि ये आर्टिकल मैं पढ़ क्यों रहा हूं, ठीक है? बाकी 125 डिग्री तो कोई भी नहीं बता पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस एंगल के इस टर्म्स को बताने के लिए, इन इन इस टर्म्स को बताने के लिए ही हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। क्या आपको मेरे कायदे में मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है? ये पूरा मेरा इंटेंशन क्या है इसे देने का। अगर मुझसे कोई आके कहता कि टेन 225 की वैल्यू बता दो, तो क्या मैं बता पाता? बिल्कुल बता पाता। मैं उसको क्या लिखता? टेन 180 प्लस 45, 180 प्लस 45। टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा आपके हिसाब से? अरे इतना तो बोल ही दो, टेन थीटा ही होगा। अब प्लस माइनस तो भैया मैं देख के बताऊंगा बाद में। अब टेन 180 प्लस 45 का मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। और टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अरे बताओ भाई जल्दी से बोलो। एंगल को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एंगल को तीन सिस्टम्स में क्या किया जाता है? तीन तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। किस किस तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्त? एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है तीन तरीके से। माइक बंद करो। सबसे पहला डिग्री, फिर रेडियन, वेरी गुड। तीसरा ग्रेड। डिग्री, रेडियन और ग्रेड। हम एंगलों को कितने, कौन कौन से एंगल्स को पढ़ेंगे? हम केवल डिग्री को पढ़ेंगे और रेडियन को पढ़ेंगे। हम केवल डिग्री को पढ़ेंगे और रेडियन को पढ़ेंगे। और हम इन दोनों का क्या पढ़ेंगे अब? इंटरचेंज पढ़ेंगे, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। बताओ भाई, क्या तुम्हें ये कायदे में मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं? अब छोटा मोटा एक आध एग्जाम्पल और सेट कर दूं। अगर मैं आपसे कहूँ, एक सेकंड, सेक मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ आ रही है। सेक 300 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो क्या आप लोग सेक 300 डिग्री की वैल्यू बता दोगे मुझे? हम्म। सेक 360 माइनस 60, है कि नहीं? सेक सेक 360 माइनस 60, 360 माइनस थीटा क्या हुआ? बोलो। सेक थीटा ही, हाँ ये बोलना बहुत जल्दी है आपको कि सेक थीटा ही होगा। माइनस प्लस तो मैं देख के बताऊंगा। चौथे क्वाड्रेंट में हूँ मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ, कॉस पॉजिटिव होता है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। बोलो भाई, है कि नहीं? कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इसका मतलब सेक 300 डिग्री की वैल्यू मैंने बता दी। क्या तुम इस पूरे फॉर्मेट को पढ़ने का तरीका समझ पाए कि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा था आप लोगों को? ठीक। अब एक बार अगर मैंने एंगल्स पढ़ लिए, तो उसके बाद मुझे पता है कि एंगल को तीन टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो डिग्री, या रेडियन, या ग्रेड। हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो केवल दो है, डिग्री और रेडियन। हमें दो के साथ में क्या करना है? कंसर्न करना है। तो थोड़ा सा क्या मुझे इनका इंटरचेंज करना आना चाहिए? बोलो। बंद कर लो यार, बंद कर लो। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन बताएगा कोई? एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है? 180 डिग्री बराबर एक रेडियन पाई, है कि नहीं? अरे यही तो होता है। अरे ऐसे ही तो करते हैं। अब मैंने लिख दिया रिलेशन। रिलेशन तो बाद में आता है, पहले तो क्या होता है? इंटर कन्वर्जन, है कि नहीं? पहले क्या होता है? इंटर इंटर कन्वर्जन। अरे बोलो। हाँ भाई, बोलिए भाई, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कौन है आवाज लगा रहा है? इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब अगर मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो 180 डिग्री को मुझे क्या लिखना है? पाई। मतलब जब भी मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, गौर से सुनना, जब भी मैं डिग्री से कहाँ जा रहा हूँ दोस्त? रेडियन की तरफ। अगर मैं डिग्री से रेडियन की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनी वन?
डिग्री से मेरा एरो जा रहा है रेडियन की तरफ, तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। अरे बोलो भाई, इतनी सी बात तो पता है आपको, पाई बाई 180 से क्या करना है, लिख लेना मल्टीप्लाई। और अगर हम्म, और अगर मैं रेडियन से डिग्री आ रहा हूँ, अब तो आपकी मेरे पास वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं आती है, तो मुझे उल्टा करना है। वन, अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा लेक्चर थोड़ी नहीं देना, मुझे केवल कितना यूज़ करना है, जितना इस टॉपिक के लिए ज़रूरत है, बस ख़त्म। अब आप लोगों को सब पता है, मेरा लेक्चर अभी 1 मिनट बाद ही उल्टा पड़ जाएगा पूरा का पूरा। इसका मतलब अगर मुझसे किसी ने कहा 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में, तो क्या मुझे पता है रेडियन में कन्वर्ट करती है पाई बाई 6 हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको किस में करना है मुझे, रेडियन में कन्वर्ट करना है कि नहीं, अरे बोलो भाई, कन्वर्ट इन रेडियन। तो मुझे कुछ नहीं करना, 30 डिग्री में मल्टीप्लाई कर देना पाई बाई 180 का। 30 से कितने बार कटेगा, 6 बार, कितना हो गया, पाई बाई 6। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही अगर मैं कहता कि 45 डिग्री को कन्वर्ट कर दो, तो 45 डिग्री को मैं क्या करता, 45 इंटू पाई बाई 180। तो 180 को कितने बार काटेगा, 4 बार काटेगा ये। 45 दूनी 90 होता है, तो कितने बार गया, 4 बार, तो किस में कन्वर्ट हो गया, पाई बाई 4 में। ऐसे ही अगर मैं 60 डिग्री को कन्वर्ट करता, तो 60 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180 कितना निकल के आता बेटा, पाई बाई 3। ऐसे ही जब मैं 90 डिग्री को कन्वर्ट करता, तो 90 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, तो क्या ये कट के पाई बाई 2 आ गया, बोलो भाई। और अगर मैं लिखता किसी को 180, तो क्या इसको लिखते ही मैं लिख देता सीधा पाई, बोलो ठीक। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं, आ जाओ। अगर ये बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं, तो अगला टारगेट मेरा क्या है, अगला टारगेट है कि मुझे ये सारे एंगल और इन सारे एंगल का रेडियन रिप्रेजेंटेशन बहुत कायदे में क्लियर होना चाहिए बेटा, बहुत कायदे में क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार बनाऊंगा नहीं, मैं बार बार कभी बनाऊंगा नहीं, अगर मैं एक अच्छे लेवल का मैथमेटिशियन हूँ, तो इन सारे एंगल का रेडियन रिप्रेजेंटेशन, बहुत गौर से सुनना, इन सारे एंगल का रेडियन रिप्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छे से आता है। दुनिया में कुछ आता हो या ना आता हो, इन सारे एंगल्स का रेडियन रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आता है। गौर से सुनते जाना, हम लोग कर क्या रहे हैं। अगर मैं इसमें और ऐड करूं, तो ये कितना हो जाएगा, 240 एंड देन 270। 270 के बाद में जाऊंगा तो ये आएगा मेरा 300, फिर आएगा मेरा 315, फिर आएगा मेरा 330, और फिर मेरा क्या आएगा बेटा, 360, है कि नहीं। क्या यही सारे के सारे एंगल्स हैं मेरे 360 तक, जो मेरे लिए बहुत मेन है, जो मेरे लिए दोस्त क्या है, बहुत मेन है। अब अगर ये मेरे लिए मेन है, तो 30 को मैं, मुझे पता है सबको कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना, पाई बाई 180, मुझे कायदे में याद होना चाहिए। ये आएगा पाई बाई 6, ये आएगा पाई बाई 4, ये आएगा पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3। गौर से देखते हैं ना, 2 पाई बाई 3। ये कितना आएगा, कोई मुझे बताएगा, 5 पाई बाई 6। ये कितना आएगा, पाई। ये कितना आएगा, जल्दी से बोलो, कौन बोलेगा, अरे बोलो भाई, क्या 7, 7 पाई बाई 6, अरे बोलो तो सही, अरे बोलो भाई, अरे किसने कहा नहीं, सही बोलने के बाद भी नहीं कह रहे हो यार। गलत बोलते तब कहते नहीं, तो मैं समझता, सही कहने के बाद में भी ये कह रहे हो नहीं। हम्म, अरे बोलो भाई, किसको नींद आ रही है भाई, बताओ मुझे। 4 पाई बाई 3, आप लोगों को नींद आ रही है क्या, यार ऐसी बातें मत करो यार, ऐसे ऐसे तो तुम मुझे डिमोटिवेट करोगे। अरे कोई डिमोटिवेट नहीं करेगा, बस 10 मिनट का और लेक्चर है, 5 मिनट का और है, बस इसी के साथ में तो एंड करूंगा, अभी चार्ट बनवा के और लेक्चर छोड़ दूंगा पूरा। अगर मैंने इसको देखा 4 पाई बाई 3, अभी मैं इसको आपको चार्ट सिस्टम पे दिखाऊंगा, मैं इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ कि ये 4 पाई बाई 3 ही है। अगर मैं 240 डिग्री पे आ जाऊँ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 11 पाई बाई 6, बताते जाना, कोई दिक्कत नहीं अगर आप नहीं भी समझ पा रहे। 3 पाई बाई 2, 240 पे कितना आ रहा है, 4 पाई बाई 3 240 पे आ रहा है,
तो 225 पे नहीं, ये तो पाई बाई 4 का, एक सेकंड एक सेकंड, बिल्कुल सही। ये यार 225 पाई बाई 3 का नहीं, ये तो पाई बाई 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल सही बात है भाई। ये मुझसे क्या गड़बड़ कराई जा रही हो आप। जैसे ही मैंने 225 देखा मुझे पता चल गया 225 कहाँ बैठा है, ये रहा। पहला पाई बाई 4, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पाई बाई 4 एक शकल में। 5 पाई बाई 4 में यहाँ पे आ गया, फिर मैं कहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ, तो ये कितना हो गया 4 पाई बाई 3। कैसे पता लगाया, पहला पाई बाई 3, दूसरा पाई बाई 3, तीसरा पाई बाई 3, चौथा पाई बाई 3। अभी सिखाऊंगा ये चार्ट सिस्टम कैसे एनालाइज कर लेता हूँ मैं एकदम से, कि ये एंगल मेरा कहाँ बैठा हुआ है। इसके बाद में जो अगला एंगल है मेरा वो यहाँ बैठा हुआ है। 4 पाई बाई 3 के बाद में जस्ट कितना हो गया ये 5 पाई बाई 3, कितना हो गया 5 पाई बाई 3। ये कितना है, अगर ये 4 पाई बाई, ये कितना है 5 पाई बाई 4 था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये हो गया आपका 7 पाई बाई 4। ये आपका दोस्त क्या है 11 पाई बाई 6, और ये कितना हो गया आपका 2 पाई। 0 से लेके 360 के बीच में ये सारे एंगल्स आपको रेडियन के रिप्रेजेंटेशन के साथ में आने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बताओ। क्या आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बढ़िया। आज का लेक्चर यहीं तक आप लोग पढ़ के आना, कल का लेक्चर यहीं से आगे मैं स्टार्ट करूंगा, लेक्चर नंबर 2। और कल से आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी पूरे के पूरे लेक्चर की। क्या हुआ? क्या करूं 315 का, बताओ मुझे। लो, 315 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, है कि नहीं? यही तो तुम चाह रहे हो, इसको करूं मैं? अब तुम काट भी नहीं सकते इसको, बताओ। क्या तुम इसे काटने, काटो इसे, कैसे काटेंगे? 5 से काटता हूं मैं, 5 छिंग 30 और 5 दिया 15। अगर मैं इसको 5 से इसको भी काटता हूँ 180 को, तो काटो कितने बार कटेगा? 36 बार। अब आपको कुछ दिख रहा है? 3 से फिर कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। इसको काटूंगा 3 एकम 3, 3 बार। अब मैं फिर 3 से काटूंगा, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। गौर से देखना, क्या 7 पाई बाई 4 बन गया? अब क्या हमें आपको मल्टीप्लाई सिखाने आया, मल्टीप्लाई डिवाइड ना। मैंने आपसे कहा है 0 से लेके 2 पाई के बीच में मैंने जितने भी एंगल लिखे हैं दोस्त, आज मैंने लिखे हैं। आज के बाद अगर आपसे कभी भी कोई कह दे 315, तो आपके मुंह में से सीधा निकलना चाहिए 7 पाई बाई 4। क्या निकलना चाहिए? 7 पाई बाई 4। ये आपके लिए क्या होनी चाहिए? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। अब इनका क्या यूज है और कैसे हमारी ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगे, ये हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक? अब यहाँ से आपके सारे लेक्चर्स अच्छे होते चले जाएंगे। अब आपको थोड़ी देर बाद ही समझ में आने लग जाएगा कि इन सारी चीज़ों को पढ़ाने के पीछे इंटेंशन क्या था, ठीक है? चलो, ठीक है। हाँ, टाइमिंग चेंज होगा, थोड़ा सा पहले हो जाएगा ये इससे। मतलब अभी तो ये 12 बजे तक क्लास चली है, ये क्लास 11 बजे ही ख़त्म हो जाए करेगी दोस्त, ठीक है? हाँ, 3 क्लासेस पर डे। अभी थोड़े दिन बाद ही, 2 से 3 दिन बाद ही 4 4 क्लासेज आपकी पर डे होंगी। अभी जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत में पार्टिसिपेट। हाँ, अलग से होगी, फिजिकल होगी, इनऑर्गेनिक होगी, मैथ होगी, फिजिक्स होगी। मैं बताऊंगा, वो तब पढ़ाएंगे जिस दिन मैं मैथ की क्लास नहीं ले रहा, उस दिन वो मैथ की क्लास लिया करेंगे, ठीक है? पर मैथ की क्लास पर डे चलेगी। अभी देखो क्या सेटअप होता है। मैं ऐसे नहीं रखूंगा 2 या 3 दिन। मैंने अगर कायदे में देख लिया कि मुझे आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी है, तो मैं मोमेंटम नहीं बिगड़ने दूंगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा, उसके बाद मैं किसी के हाथ में क्लास दूंगा, ठीक है? वरना तो घौच पौच हो जाएगी कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा, वहाँ वो चल रहा और वहाँ वो चल रहा है, पता चला। जहाँ जो पढ़ रहे हो कायदे में वही पढ़ोगे पहले, ठीक है? हम्म। अरे कायदे में,